दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट हैं दो सुपर कोचेस, डॉक्टर जितेंद्र अडिया और दूसरे जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर खुशबू पटेल। जब गर्भ संस्कार की बातें होती है तो लोग ऐसा समझते हैं कि ये तो दादी नानी के वक्त की कहानियां हैं, कुछ ऐसा होगा जो नॉर्मली हम क्रिया में करते हैं। रियलिटी में गर्भ संस्कार क्या है? पेशेंट्स जब आते हैं, कपल जब आते हैं, वो पूछते भी है कि मैडम हमने तो एक विधि पूजा पाठ करवा लिया तो गर्भ संस्कार हमारा हो गया। ये एक कोई पूजा पाठ नहीं है। गर्भ संस्कार में आप बच्चे का प्रोग्रामिंग कर सकते हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। आपको बच्चा जैसा लाना है ना, आप उसको कस्टमाइज भी कह सकते हैं, वो आप कर सकते हो। आपने बोला डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब क्या, इसमें ऐसा क्या करना होता है? मातृज भाव और पितृज भाव को बिफोर कंसेप्शन हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा भी होता है? इसके इफेक्ट सिर्फ 25% है, उनका बॉडी का, सोच का, एनवायरनमेंट का इफेक्ट 75%। यानी बच्चे का फिजिकल क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल क्वेश्चन का डेवलपमेंट 100% होता है। पिता का क्या रोल है गर्भ संस्कार? एल्विस प्रेस्ली बहुत फेमस था अमेरिका में, तो जो लड़कियां उसका शो देखने को जाती थी, वो ऐसे चाहती थी कि मेरा बच्चा एल्विस प्रेस्ली जैसा बने, और वो फील करती थी, इतनी इम्प्रेस हो जाती थी। तो वो जमाना था जब एल्विस प्रेस्ली जैसे दिखने वाले, वैसी क्वालिटी वाले बहुत सारे बच्चे अमेरिका में दिखने लगे थे। देखो थे गर्भ संस्कार बाय डिस्टेंस दिस वन। 3 तरह के मेन बेनिफिट्स होते हैं। नंबर 1 कि कोई अगर बच्चे में जेनेटिक हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स जो जाते हैं ना, वो आने से हम अटका सकते हैं काफी हद तक। अच्छा, रिसर्च भी हुआ है। जैसे हमारे पेरेंट्स को या मेरे पापा को अगर हाइपरटेंशन, डायबिटीज था, वो मुझे आने के चांसेस हैं। बट अगर मैं मेरे पेरेंट्स से पहले से डिटॉक्स करवाया है तो वो वहाँ पे जाने से हम बचा सकते हैं। तो वो हम यही चीज यहाँ पे करते हैं। अगर किसी की कुंडली में संतान प्राप्ति योग है ही नहीं तो आयुर्वेद उसे संतान प्राप्ति करवा सकता है? बाय डिफॉल्ट बेबी नहीं लीजिए है, बाय डिजाइन बेबी लीजिए है। और एक जरूरी बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हम नए बेहतरीन गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक सुरानी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। और मैं हूं ईशान सुरानी, एक ई कॉमर्स बिजनेस कोच, और आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट इनर वाइब्स में, जहां मिलती है वो सच्ची बातें जो किताबों में नहीं, जिंदगी के अनुभवों से मिलती है। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट हैं दो सुपर कोचेस। एक ऐसे कोच जो आप सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, जिन्हें बहुत मानते हैं, माइंड पावर गुरु, 45 से ज्यादा देशों में माइंड पावर की ज्योत जगाने वाले, 130 से ज्यादा बुक्स के ऑथर, ऐसे डॉक्टर जितेंद्र अडिया। और दूसरे जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो एक आयुर्वेदा डॉक्टर हैं। 18 साल की अपनी करियर के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके और एक स्पेशल ट्रेनिंग लेके उन्होंने गर्भ संस्कार को एडवांस गर्भ संस्कार बनाया है। एडवांस गर्भ संस्कार और न्यूरोजीनियस बेबी कोच डॉक्टर खुशबू पटेल। नमस्कार। वेलकम। सो डॉक्टर जितेंद्र अडिया सर, हाँ जी, एंड डॉक्टर खुशबू, स्वागत है हमारे इनर वाइब्स में। थैंक यू। वैसे इनर वाइब्स हर एक व्यक्ति के अंदर छुपे कुछ वाइब्स जो होते हैं उसे बाहर लाने का एक माध्यम है, और इनर वाइब्स के माध्यम से हम लोगों को ऐसी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो उनके जीवन में वैल्यू क्रिएट करती है। अब डॉक्टर खुशबू, जैसे अभी हम आपका इंट्रोडक्शन देख रहे थे, आपने गर्भ संस्कार की अच्छी सी बातें सीखी, समझी, पुणे यूनिवर्सिटी से आपने उसके अंदर कोर्स किया, और आज एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया है जहाँ पे आप एडवांस गर्भ संस्कार सिखाते हैं जी। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ऐसा है कि जब गर्भ संस्कार की बातें होती है सर, तो लोग ऐसा समझते हैं कि ये तो दादी नानी के वक्त की कहानियां हैं, है ना, तो कुछ ऐसा होगा जो नॉर्मली हम क्रिया में करते हैं। तो मैं आज आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रियलिटी में गर्भ संस्कार क्या है? साइंस है, मिथ है, या और कुछ? ये आपका बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स मार्केट में, सोसाइटी में हमने देखी भी है,
पेशेंट्स जब आते हैं, कपल जब आते हैं, वो पूछते भी है कि मैडम हमने तो एक विधि पूजा पाठ करवा लिया तो गर्भ संस्कार हमारा हो गया। तो मैं वहां पे सरप्राइज होती हूँ कि लोगों में अभी तक अवेयरनेस नहीं आई है। गर्भ संस्कार एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो आजकल का नहीं है, वेदों में हजारों साल पहले लिखा हुआ ही है। ये है कि एक पुरानी किताब निकाली, उसको डस्टिंग की और फिर वापस उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो वही चीज है। गर्भ संस्कार जो पुराणों में करवाया था, वेदों में लिखा हुआ था, बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमने देखे हैं कि जैसे गर्भ संस्कार का नाम आया ना, तो वही जैसे अभिमन्यु का नाम हमें क्लिक हो जाता है, सबसे पहला नाम वही दिमाग वही में होता आता है। तो बट ये है कि दोनों में बहुत डिफरेंस है। आपके जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली मैं कहना चाहूंगी कि ये एक कोई पूजा पाठ नहीं है। गर्भ संस्कार में आप बच्चे का प्रोग्रामिंग कर सकते हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। आपको बच्चा जैसा लाना है ना, आप उसको कस्टमाइज भी कह सकते हैं, वो आप कर सकते हो एज अ कपल। तो ये एक पूरा प्रोग्राम रहता है, तो वो ऐसा नहीं है, ये मिथ ही है। अच्छा, यानी आप कहना चाहते हो कि आने वाला बच्चा जब माँ के पेट में होता है तब माँ उसे प्रोग्राम कर सकती है, जैसी मर्जी का बच्चा चाहिए वैसा, या फिर यानी फिजिकल प्रोग्रामिंग या मेंटल प्रोग्रामिंग, ये गर्भ संस्कार कैसे हेल्प करता है? गर्भ संस्कार को अगर एलाबोरेट करें तो गर्भ और संस्कार दो शब्द से बना हुआ है। गर्भ यानी फिटस और संस्कार यानी आपको बच्चे में जो क्वालिटीज लानी है उसको लाओ और जो नहीं लानी है उसको निकाल दो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल शेयर करती हूँ। हम सब्जी बनाते हैं, भिंडी बनाते हैं तो तड़का डालते हैं। किसका तड़का डालते हैं? आपको शायद यानी राई कुछ भी मेथी का तड़का डालते हैं। अगर हम गवार सिंह या कुछ बनाते हैं तो अजवाइन डालते हैं। तो वो क्यों डालते हैं? एनहांस करने के लिए, एनहांस करने के लिए, और उसके जो गुण है यानी उसकी जो क्वालिटीज है वो हमारी बॉडी में जाए तो उसको एग्जैक्टली भिंडी और जो गवार सिंह या कुछ भी अगर हम पपड़ी कुछ भी खाते हैं तो वो वाता का एग्रीवेशन करती है बॉडी में जाके, तो वायु बढ़ाती है, गैस हो जाता है लोगों को, राइट। तो जब आप उसको तड़का डालते हो तो वो अजवाइन, वो मेथी, वो उसकी वायु दोष को कम कर देती है। यानी खाना तो है पर बॉडी में जाके हार्मफुल नहीं होना चाहिए, तब हम उसको कन्वर्ट करके लेते हैं। सेम वही चीज यहाँ पे है। पुराने जमाने में उसको संस्कार बोलते हैं, फिर उसको अपभ्रंश होता गया ये वर्ड, फिर चमकार हुआ और अभी तड़का बोलते हैं, बट एक्चुअली वो संस्कार नाम था। सेम यहाँ पे है, आपके बच्चे में जो क्वालिटी लानी है वो लाओ, जो नहीं लानी है उसको निकाल दो, दैट इज द गर्भ संस्कार। अब रही बात साइंस की, बच्चे में फिजिकली यानी बच्चे का फिजिकल क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल क्वेश्चन का डेवलपमेंट 100% होता है। तो क्वेश्चन वाइज आपके बच्चे में क्वालिटीज आप डिसाइड कर सकते हैं। तो हाँ, आपके बच्चे में जो चाहिए यू कैन, आप उसको ला सकते हैं, यानी टेलर मेड बेबी जैसा हो गया। बट एक्चुअली थोड़ा मुझे अभी यानी आपने बिल्कुल बेहद आपने अच्छे से उसका अभ्यास किया है और आपने उसकी 18 साल की अपनी करियर के अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए, मोर देन 15,000 कपल ने अपने डिजायर बच्चे लिए हैं, तो यही सिस्टम से लिए। तो आपके लिए ये नॉर्मल बातें होगी, लेकिन जब जब मैं अभी ये सुन रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे ऊपर से जा रहा है या कन्विंसिंग नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ये ऐसा कैसे सर, है ना, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये आयुर्वेद की डॉक्टर है तो आयुर्वेदिक भाषा में बात करती है कि हमारे शरीर में कोई एक दोष का प्रकोप होता है, जैसे किसी को वायु का, किसी को कफ का, ऐसे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि वो जो हम कुछ दवाई लेते हैं जिससे वो प्रकोप शांत हो जाता है। तो इसको शांत करना है या जो क्वालिटी चाहिए वो बढ़ाना है। यानी अभी क्या है कि जो भगवान ने दिया वो बच्चा नहीं, अभी टेलर मेड बेबी का जमाना है। आप डिसाइड करिए कि आपको बेबी चाहिए, कब चाहिए, कौन सी क्वालिटी का चाहिए। फिजिकल क्वेश्चन यानी दिखने में कैसा चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक। मेंटल क्वेश्चन यानी माइंड कैसा चाहिए, वो है। इमोशनल क्वेश्चन यानी इमोशनली कितना स्टेबल चाहिए। सोशल क्वेश्चन यानी बाहर आके कितना सोशल बनेगा। स्पिरिचुअल क्वेश्चन, ये सब चीज़ें हम डिसाइड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। आज से 30 साल पहले मैंने प्रेरणा का जन्म किताब लिखी, वहाँ भी मैंने गर्भ संस्कार लिखा था। वो टाइम से मुझे पता है कि गर्भ संस्कार होता है, मगर ज़्यादा डिटेल में नहीं गया था मैं। तो वहाँ अभिमन्यु का किस्सा लिखा है और ये है। तो इट इज़ अ साइंटिफिक फैक्ट कि बच्चे का डेवलपमेंट माँ के पेट में 80% डेवलपमेंट तो पहले ही हो जाता है, बाकी 1-2 साल के अंदर 18% हो जाता है, बाकी 2% ही रहता है।
तो एक्चुअली मैं तो यही कहता हूँ कि बच्चे के लिए सबसे पहली स्कूल माँ का घर भी है, और सबसे पहली शिक्षिका माँ ही होती है। ऐसा होता है। तो अगर माँ जो भी सोचती है, बोलती है, फील करती है, उनकी हैबिट्स है, उनका बिहेवियर है, उनकी चॉइस है, उनका रूटीन है, ये सब बच्चे में इंस्टॉल होने लगता है। अच्छा। इसलिए अगर माँ चाहती है कि मुझे ऐसा बच्चा चाहिए, तो उसको अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, अपनी सोच के ऊपर, इमोशन के ऊपर। जो फिल्में देखती है, सीरियल देखती है, जो खाना खाती है, वो पिज़्ज़ा और पास्ता खाती रहेगी प्रेगनेंसी में, तो बच्चा आके भी पहले पिज़्ज़ा और पास्ता ही मांगेगा। वो एकता कपूर की सीरियल देखती रहेगी, तो बच्चा आके भी वही एकता कपूर देखने का पसंद करेगा, क्योंकि वो सब कुछ इंस्टॉलेशन हो जाता है। तो इसलिए ये गर्भ संस्कार प्रोग्राम ऐसा है कि लोगों को अवेयरनेस करना है कि प्रेगनेंसी के थोड़ा पहले और प्रेगनेंसी के बाद आपका बिहेवियर को सोचो, समझो, और जो क्वालिटी बच्चे में चाहते हो वो बिहेवियर अभी से आप शुरू कर दो, तभी उसके अंदर इंस्टॉल होगा। ऐसा नहीं कि कुछ लिख के दे दो और बच्चा ने पढ़ लिया, ऐसा नहीं होगा। अच्छा। बच्चा अंदर फील करता है, माँ की हर बात फील करता है, उनकी भावना है, उनके विचार, सब कुछ। तो अभी ये हम अवेयरनेस कर रहे हैं। दूसरी बात है कि आप पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हो, क्रिकेटर या ये, वो हिसाब से अपने विचार को बढ़ाते जाओ। मान लो ऐसा सोचते हो कि आपको लड़का ही चाहिए और क्रिकेटर ही बने, तो अभी से क्रिकेटर के बारे में सोचो, क्रिकेट के मैच देखो, क्रिकेटर की जैसे धोनी की फिल्म है, बहुत सारे तेंदुलकर की बायोग्राफी है, ऐसा देखते जाओ। तो जो बार बार सोचोगे उसके माइंड में भी इंस्टॉल होता जाएगा और बनेगा। आपको संत बनाना है तो हिसाब से बनो, आपको उद्योगपति बनाना है, हमारे जैसे कोच बनाना है, तो कोच के बारे में सोचो क्या आगे जाके बच्चा ऐसा बने। मैंने कहीं सुना था कि जब एल्विस प्रेस्ली बहुत फेमस था अमेरिका में, तो जो लड़कियां उसका शो देखने को जाती थी, वो ऐसे चाहती थी कि मेरा बच्चा एल्विस प्रेस्ली जैसा बने, और वो फील करती थी, इतनी इम्प्रेस हो जाती थी। तो वो जमाना था जब एल्विस प्रेस्ली जैसे दिखने वाले, वैसी क्वालिटी वाले बहुत सारे बच्चे अमेरिका में दिखने लगे थे। दैट वाज अ गर्भ संस्कार बाय डिस्टेंस दिस वन। ऐसा उनकी माँ की सोच कि मेरा बेटा भी ऐसा ही हो, ऐसे भी एग्जांपल्स हुए हैं। तो माँ वो टाइम पे जो सोचती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है एक बार मेरे पास काउंसलिंग में एक बच्चा आया था, बहुत वायलेंट था और किसी को मारता था, काटता था, थूकता था, ऐसा करता था। उसकी माँ मेरे पास लेके आई और बहुत सारे डॉक्टर के पास गई थी, मगर कोई रिजल्ट नहीं था। फिर मुझे गर्भ संस्कार की बात याद आई, तो मैंने उसको पूछा कि बेटा पेट में था तब तुमने 16 पिक्चर देखे थे? बोले मैंने 10 बार देखी थी। अब इसका कारण समझ में। इसका गर्भ संस्कार वो गब्बर सिंह करके गया है। वो गब्बर सिंह की इफेक्ट इतनी पावरफुल है। तुमको किसने बोला था 10 बार प्रेगनेंसी में ये देखने का 16 पिक्चर? तो कभी कभी पिक्चर की वजह से जबरदस्त इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से पिक्चर की, कोई लाइव परफॉर्मर की। तो हमें पहले से प्लान करना चाहिए कि हमें कैसा बच्चा चाहिए, वो हिसाब से पूरा रूटीन सेट करना चाहिए। वो भी प्रेगनेंसी होने के बाद नहीं, मैं तो बोलता हूँ 3, 4 या 6 महीने पहले करना चाहिए। इवन प्रेगनेंसी कब कंसीव करना है वो भी आप डिसाइड करके अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक प्रिंसिपल पंचकर्मा करवा के अपनी बॉडी को शुद्ध करके, ये जो बताया कि बहुत सारी चीज़ होती है, तो ये करके अगर करेंगे ना तो अच्छा रहेगा। राइट। तो सर अभी मैं ये समझ रहा हूँ, पहले तो जैसे बताना स्टार्ट किया तब मुझे थोड़ा मैं कंफ्यूजन में था, लेकिन जब आप अभी बात कर रहे हैं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब आप कुछ सोचते हो उस हिसाब से आपका ब्रेन कुछ हॉर्मोन्स निकालता होगा, और उस वजह से जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे वो बेबी जो बन रहा होता है तो उसके अंदर वो क्वालिटीज आना स्टार्ट हो जाती है। नहीं, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जाते हैं बच्चे के अंदर। मेरे फैमिली का 2 एग्जांपल है। आप मेरी बेटी नेहा को जानते हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो सऊदी अरेबिया में हम रहते थे तब उनका बर्थ हुआ है। तो हमारे पड़ोसी में एक ऐसी लड़की पैदा हुई थी जिनकी ग्रे आइज थी। तो मैंने मेरी वाइफ को बोला था, तब मुझे गर्भ संस्कार के बारे में पता नहीं था। मैं बोला हमारी बेटी की भी ऐसी आंख होनी चाहिए। बोला हमें कैसे आ गया, हमारी दोनों की ब्राउन आइज है, हमारी फैमिली में किसी की ग्रे आइज नहीं है। मगर सिर्फ एक सिंगल लाइन मेरा इंटेंशन जो क्रिएट हुआ ना, उसने काम कर दिया। और जब पैदा हुई तो उनकी ग्रे आइज थी। आज भी मैं सुबह देख रहा था, मुझे याद आ रहा था कि मैंने बोला था, सच हुआ। तो उसको बचपन में पुशी कैट किया करता था। तो उनकी ग्रे आइज है, हमारे फैमिली में किसी की नहीं है। इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल चाहिए। मेरा भाई जो अभी CM का चीफ एडवाइजर है, हसमुख अढ़िया, वो जब मेरी माँ के पेट में थे तब मेरी मदर भागवत पढ़ा करती थी। तो व्हेन ही वाज बोर्न विथ अ तिलक, वो वैष्णव लोग करते हैं ना, विजिबल तिलक, पूरा गांव देखने को आते थे। 1 साल तक रहा।
नेचुरल तिलक उनके कपाल पे था वाह। और इसलिए अभी तक वो ईमानदारी अपनी बनाए रखी है। इसलिए मोदी साहब को Yes, पसंद है, क्योंकि yes. सब बोलते हैं कि इज द मोस्ट ऑनेस्ट ऑफिसर। तो ये देखो, ये गर्भ संस्कार की इफेक्ट है। मेरी माँ को पता नहीं था कि गर्भ संस्कार कर रही हूँ, ये तो बाय डिफॉल्ट हाँ, हो by गया, default हो क्योंकि गया। उन्होंने कहीं सुना था कि जब प्रेगनेंसी है तो धार्मिक पुस्तक पढ़नी चाहिए। और वैसे भी पहले दादी नानी बोलती थी ना कि आप रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, अभी अवेयरनेस करनी पड़ती है, पहले बाय डिफॉल्ट हो रही थी। मुझे एज ए कोच काफी कुछ चीजें पता है, तो आई कैन डाइजेस्ट और आई कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो। पर जो व्यूअर्स हैं हमारे, शायद उनको ये ना मैजिकल लगेगा कि ऐसा भी होता है क्या, क्योंकि लोगों ने तो यही सुना है कि जो पेरेंट्स के डीएनए हैं और या पेरेंट्स के डीएनए हैं, वहां से ही यानी बच्चे के अंदर सब कुछ आएगा, यानी वो प्रोग्रामिंग वहीं से आएगा। फॉर एग्जाम्पल स्किन टोन, फॉर एग्जाम्पल हाइट, है ना, और जो भी नाक नक्शा है मोटा मोटी सिमिलरली मैच होते हुए बनेगा। अभी जब आप बता रहे हो वैसे आई नो दिस, पर मैं व्यूअर्स के लिए पूछ रहा था कि ये कितना मैजिकल होगा कि एक पेरेंट ऐसा प्लान कर रहे हैं कि बच्चे का आईज कैसा होना, उसका नाक नक्शा कैसा होना, हाइट कैसी होना, मस्कुलर पावर कैसा होना और उसका ब्रेन कैसा होना। तो ये मैजिकल तो है, यानी यहाँ तक आपने क्यूरियोसिटी तो बढ़ा दी है। हमारे पास तो रिजल्ट है। हाँ, मेरे वो घर का बराबर 2 है। एग्जांपल दिया, इनके पास तो कितने एग्जांपल है राइट। जिन्होंने उनको सिखाया, मदर और फादर को, और उनको वो रिजल्ट वाले बच्चे हैं उनके पास। कितने सारे वीडियोस हैं उनके। नहीं, वो आई अंडरस्टैंड। थोड़ा मुझे ये जानना है खुशबू मैम, आप मुझे बताओ एग्जैक्टली अगर कोई ये प्रोसेस के बारे में समझना चाहे तो ये आया कहाँ से और ये एग्जैक्टली है क्या, कितनी कितनी चीजें इसमें होती है, और ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इसको। यानी किस तरह से ये काम करता गर्भ है, संस्कार क्या है एग्जैक्टली और वो Okay. कैसे वर्क करता है? जैसे कि एक पूरा प्रोग्राम रहता है कि जहाँ पे व्हेन कपल आर कैन डिसाइड कि अभी मुझे बच्चे में वी आर इन अ प्लानिंग फेज, हमें बच्चा लाना है, क्योंकि अभी इतनी तो अवेयरनेस आ गई कि 1 या 2 बच्चा लाना है, अभी लोग कपल प्लान करते हैं। तो आइडियली 3 मंथ्स पहले गर्भ संस्कार की शुरुआत हो जाती है, जैसे सर ने बोला, ऐसा कि 3 से 3 6 महीने पहले। हाँ, अच्छा, कंसीव करने से 3 महीने पहले। हाँ, तैयारी क्योंकि होती है। स्पर्म को बनने में 84 डेज लगते हैं और ओवम को बनने में 72 डेज लगते हैं। Okay. तो बिफोर 3 मंथ्स अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन व्हाटएवर करवाते हैं तो उसकी इफेक्ट आफ्टर 3 मंथ्स होती है। अच्छा, और साइंस ने भी ये प्रूफ किया है कि 72 और 84 डेज लगते मैं हैं। इंटरप्ट करूं क्या? हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें जा रही है और इम्पोर्टेंट जा रही है, तो व्यूअर्स को अच्छे से समझ में आए। आपने बोला डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब क्या, इसमें ऐसा क्या Okay. करना होता है? हाँ। अभी जो गर्भ संस्कार है ना, ऐसे 6 भावों में बनना होता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। Okay. तो भी मैं आपको और व्यूअर्स को इजीली एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, क्योंकि एक आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी होती हाँ। है। ओके। तो 6 भाव यानी मातृज भाव, पितृज भाव, आत्मज, सत्वज, सात्म्यज और रसज भाव। ओके। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। मातृज भाव यानी मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक बच्चे में जाती है ओके। और वो 5 जनरेशन की जाती है, 5 पीढ़ी। ओह, मेरी मम्मी, नानी, परनानी, उसकी आती है। Okay. और आयुर्वेद कहता है कि जो सॉफ्ट ऑर्गन है, स्टमक, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब मदर थ्रू बनते हैं। ओके, ओके। फिर आता है पितृज भाव यानी पैटर्नल कैरेक्टरिस्टिक 12 जनरेशन की जाती है, 12 पीढ़ी की। ओह, तो और आयुर्वेद कहता है कि जितने हार्ड ऑर्गन है यानी बोन्स, दांत, नील, हेयर, ये सब फादर की ओर से बनते हैं। ओके। फिर आता है आत्मज भाव। आत्मज भाव यानी ये और थोड़ा डिफिकल्ट, मैं फिर भी एग्जांपल देती हूँ। मैं और सर यहाँ पे बैठे हैं और एक जी आके हम दोनों को बोल जाए बड़ा भूल, और मुझे बहुत खराब लगे कि यार इन्होंने मुझे ये बोल दिया। सर बोलते उसका तो नेचर है, बोलता है। अब ये जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये जो इमोशंस है, यहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत ही कंट्रोल होता है। तो आयुर्वेद ने कहा गया ये हमारी आत्मा पूर्व जन्म के कर्म को लेके आती है। ओके, ओके। फिर आता है सत्वज भाव यानी मनोबल। किसी प्रेग्नेंट का मनोबल यानी विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। थ्रू आउट 9 मंथ्स कहाँ पे चला गया मालूम नहीं होता है और बच्चा भी आ जाता है। किसी का विल पावर बहुत वीक, मैम आज उल्टी हो रही है, मैम बैक पेन हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है, मुझे स्टमक एक हो रहा है, वॉटेवर उनकी कंप्लेंट शुरू होती है, तो ये उनका मनोबल होता है। तो ये होता है सत्वज भाव। सात्म्यज भाव यानी आप 5 मिनट की चीज खा सकते हैं, मैं नहीं खा सकती क्योंकि ये मेरी प्रकृति है, मुझे सूट नहीं हो रही है, आपको हो रही है। वैसे ही मदर थ्रू आउट 9 मंथ्स जो खाती है, जो देखती है, सोचती है, उसके अकॉर्डिंगली अपने बच्चे में वो सात्म्यता जाती है। ओके, बच्चा वही करेगा।
मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, आई लाइक वाटरमेलन, मुझे बहुत पसंद था। तो मैं प्रेगनेंसी में वही टाइम पे सीजन थी, क्योंकि अप्रैल में मेरी सेकंड डिलीवरी होने वाली, तो वही होता है ना फरवरी मार्च वाला, तो मैं बहुत सारा कुछ खाती हूँ और इतने बढ़िया सा खाती हूँ, क्योंकि गर्मी भी होती है तो वो अच्छा लगता है। तो माई सन इज तथ्य, तो तथ्य को वाटरमेलन इतना पसंद है, जब से हमने वो फ्रूट देना शुरू किया ना, वो वाटरमेलन इतने बढ़िया सा खाता है। तो ये होता है सात्म्यता। सर ने एग्जांपल ये पिज्जा बर्गर खाती है, तो एक पेशेंट का ऐसे ही इंसिडेंट हुआ था। अच्छा। कि एक बच्चा आई थिंक 1-1.5 साल का हुआ था जब ऊपर का मील उन्होंने स्टार्ट किया था, और आफ्टर 6 to 8 months बच्चा रात को इतना रो रहा था, सब कुछ दिया, बच्चा ने रोना बंद ही नहीं किया। फिर उन्होंने फाइनली डोमिनोज का पिज्जा मंगवाया और उसके सामने रखा, बच्चे ने रोना बंद कर दिया। तो उसकी मदर थ्रू आउट 9 months वही डोमिनोज ही रात को खाती थी, तो उसके अकॉर्डिंगली उसके बच्चे में वो सात्म्यता चली गई। तो ये होता है सात्म्यज भाव। और रसज भाव यानी 6 रस वाला फूड हम खाते हैं, कटु, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, यानी खट्टा, मीठा, कड़वा, कषैला जो हम खाते हैं ना, वो 6 रस वाला ही फूड होता है। तो मदर जो खाती है थ्रू आउट 9 months, जो एक्टिविटीज करते, क्या देखती है, सोचती है, योगा, प्राणायाम, म्यूजिक, रीडिंग, तो उसके अकॉर्डिंगली वो बच्चे में रस जाता है। तो ये 6 रस होते जब संस्कार होता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। राइट। अब आपका जो क्वेश्चन था वो मातृज भाव और पितृज भाव को बिफोर कंसेप्शन हम चेंज कर सकते हैं। जो प्लानिंग फेज में है ना, वो ये 6 भाव में चेंजेस कर सकते हैं। तो बिफोर कंसेप्शन में होता है बीज शुद्धि संस्कार। अच्छा। और वहां पे हम कपल की प्रकृति करते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट उनको डिटॉक्सिफिकेशन, वो होता है पंचकर्मा। पंच यानी 5 और कर्म यानी प्रोसेस, जिससे बॉडी की शुद्धिकरण होती है। डिटॉक्सिफिकेशन। हाँ, जैसे हम गाड़ी की सर्विस करवाते हैं ना, वैसे हमारी बॉडी की होती है, वो हम ऐसे भी करवा सकते हैं। बट प्लानिंग फेज में भी शुद्धि इसलिए करवाते हैं कि जैसे कि कोई कपल है, दोनों की अगर हम प्रकृति परीक्षण करते हैं तो हमें मालूम होता है कि उनके बॉडी में पित्ता और वायु एग्रीवेशन है। सेम उसके हस्बैंड के केस में भी होता है। तो वे रिकमेंड कि आप अपने पित्त वायु को बैलेंस कर लो, एंड देन यू कैन प्लान। तो फिर विरेचन और बस्ती जो कुछ भी है वो करवाते हैं, और उसके बाद वो प्लानिंग करते हैं। उससे फायदा क्या होता है, जब पंचकर्मा करवाते हैं तो 3 तरह के मेन बेनिफिट्स होते हैं। नंबर 1 कि कोई अगर बच्चे में जीनेटिक क्या हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स जो जाते हैं ना, वो आने से हम अटका सकते हैं काफी हद तक। अच्छा। रिसर्च भी हुआ है। जैसे हमारे पेरेंट्स को या मेरे पापा को अगर हाइपरटेंशन, डायबिटीज था, वो मुझे आने के चांसेस हैं। बिल्कुल। बट अगर मैं मेरे पेरेंट्स से पहले से डिटॉक्स करवाया है, तो वो वहां पे जाने से हम बचा सकते हैं। तो वो हम यही चीज यहाँ पे करते हैं। मैंने भी अपनी दोनों प्रेगनेंसी का टाइम पूरा पंचकर्मा करवाया हम दोनों ने, एंड देन वी हैड प्लान। नंबर 2 कि कोई एनोमलीज नहीं आती है बच्चे। अच्छा। आपने देखा होगा, मैं तो हमेशा कहती हूँ, कोई बोलता है ना कि मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम आया, ये, बट पेरेंट्स ने कोई एफर्ट ही नहीं डाले हैं तो वो आएगा। तो ये चीज होती है। एंड फिर 3rd नंबर पे जो फर्टिलिटी के इश्यूज बढ़ रहा है, तो वहां पे भी उसके मार्वेलस रिजल्ट होते हैं। तो ये 3 मेन बेनिफिट होते हैं। प्रकृति जो होती है ना, वो वुम में बनती है। विवेक जी की प्रकृति, आपकी प्रकृति, सर की, मेरी, हम जब हमारी मदर की वुम में थे ना तब बन गई। और गुजराती में तो कहावत है, प्राण प्रकृति जोड़े जाए। सो वो हम चेंज नहीं करते। एज ए आयुर्वेदा एक्सपर्ट हम पेशेंट की विकृति के ऊपर काम करते हैं, प्रकृति के ऊपर नहीं करते। अब बच्चे की प्रकृति वुम में बन रही है, प्रकृति कैसे बनेगी, तो मदर और फादर के डोमिनेंट दोष है। अगर मदर को भी पित्ता एग्रीवेशन है, फादर को भी पित्ता एग्रीवेशन है, वो बच्चे में जाएगा। इसकी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बच्चे 2 साल के, 2.5 साल के, 3 साल के, लैक्टोज इंटॉलरेंस, एलर्जी, मेरे बच्चे को तो एलर्जी है, वो तो ये खा ही नहीं सकता, धूल मिट्टी में खेल ही नहीं सकता है, उसको तो रैशिश हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है, वो पित्त जीनेटिकली ट्रांसफर हो गया। एंड सेकेंड थिंग, प्रकृति में मदर जो थ्रू आउट 9 months खाती है ना, उससे भी बच्चे की प्रकृति बनती है। तो प्लानिंग फेज में कपल के हाथ में होता है। जो जिनके ऑलरेडी बच्चे प्रेगनेंसी है, तो उनको हम डाइट से वहां पे कवर करवाते हैं। आत्मज भाव और सत्वज भाव में ड्यूरिंग कंसेप्शन चेंजेस होते हैं। अच्छा। मदर तो फादर अभी तक जो था वो हो गया बिफोर कंसेप्शन, बिफोर बीज शुद्धि वाला। हाँ, अभी ड्यूरिंग, अभी अब वो प्लान करे कि चलो अभी हम रेडी है, ड्यूरिंग कंसेप्शन। तो वहां पे आयुर्वेद में आह्वान विधि, गर्भाधान विधि, वो होता है गर्भाधान संस्कार। ओके। तो वो पूरी एक्सप्लेन की हुई है।
और उसकी इफेक्ट होती है। उसका तो महाभारत का भी इंसिडेंट आप सबको मालूम ही होगा कि धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जो आए थे वो उसी तरह से आए थे। मेंटल कंडीशन की इफेक्ट होती है। मैं एग्जांपल शेयर करूंगी कि अगर कोई कपल प्लान कर रहा है, हस्बैंड को बिजनेस का स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, फीमेल भी जॉब करे तो उसको उसका स्ट्रेस, या घर में कुछ किट हो गई और उसका वो डिस्टर्ब हो गई, अब वो मेंटल कंडीशन में वो ट्रायल करें और रिलेशन रखे या बच्चा लाए तो उस बच्चे के पास क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो वो इमोशंस की इफेक्ट होती है। तो वो हम वहां पे कवर करते हैं। जैसे कंसीव हो गया तो थ्रू आउट 9 मंथ्स जो हम एक्टिविटीज करवाते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होता है, उसको हमारी 5 सेंसेस का डेवलपमेंट कैसे होता है, रीडिंग, म्यूजिक, फिर योगा, प्राणायाम, डाइट, ये सब वहाँ पे इफेक्ट होती है। माइंड पावर की भी वहाँ पे इफेक्ट होती है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत मैटर करता है। तो ये है गर्भ संस्कार। बहुत इंटरेस्टिंग है और एक चैलेंजिंग भी है और लोगों को फैसिनेटिंग भी लगेगा कि अरे ऐसा है तो फिर ऐसा ऐसा कर देंगे। यानी अब जब आप बोलोगे कि भाई आप बोलोगे वैसा प्रोडक्ट बना के देंगे तो लोग तो अपनी विशेष लेके पूरी लिस्ट लेके आ जाएंगे। तो अजय साहब आप बताइए कि लोगों को जब ये पता चलेगा कि गर्भ संस्कार से आप अपनी इच्छा के अनुसार की प्रोग्रामिंग करके आपका यानी बच्चा आप इस दुनिया में लेके आ सकते हो, तो ये प्रोग्रामिंग कैसी और किस किस तरीके की हो सकती है? पहले तो मैं इनका थोड़ा सा है उसका और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दूँ कि हम खेती करते हैं तो क्या करते हैं, पहले ज़मीन की क्वालिटी देखते हैं, कि इसमें उसको क्या सॉफ्ट बनाते हैं, खेड़ते हैं, फिर उसके अंदर बीज डालते हैं, फिर उसको अच्छा सा पानी देते हैं, खाद देते हैं, धूप देते हैं और फिर वेट करते हैं तो टाइम पे अच्छी फसल होती है। अब हमें अच्छी फसल चाहिए तो हम क्या ध्यान रखते हैं कि ज़मीन अच्छी हो, पत्थर वाली नहीं हो, सॉफ्ट हो, जिसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो, ठीक है, उसको और सॉफ्ट बनाते हैं। फिर बीज की क्वालिटी भी हम चेक करते हैं कि जितना अच्छा बीज रहेगा उतना ये अच्छा पेड़ अच्छा रहेगा, फसल अच्छी होगी। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि उसको पानी टाइम पे मिलना चाहिए, हवा मिलनी चाहिए, धूप मिलनी चाहिए, ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तब हमें अच्छी फसल मिलती है। ये बच्चे का भी ऐसा है, इट इज़ लाइक ए खेती है। तो उसमें जो ज़मीन है वो क्या है, वो फादर मदर का बॉडी है, ठीक है। बीज क्या है, ओवम एंड स्पर्म, ये दोनों बीज है। तो ये बीज 3 महीने पहले ही बनना शुरू हो जाता है। तो पहले तो उनकी बॉडी सही होनी चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, फिजिकल मेंटल कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, ये देखना जरूरी है। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो 3 महीने पहले से आपकी बीमारी को पहले कंट्रोल करनी पड़ेगी, चाहे बीपी हो, डायबिटीज हो, मानसिक बीमारी हो, कुछ भी। तो जमीन अच्छी हो गई, फिर बीज वहीं बनता है तो बीज भी वो अच्छा बनेगा, ठीक है। तो हम बीज की भी केयर करते हैं। फिर एक बार वो इम्प्लांट हो गया बच्चा, फिर उसकी हम देखभाल करते हैं। तो माँ जो खाना खाती है उससे उसको पोषण तो मिलता है मगर न्यूट्रिएंट बाकी भी चीज़ें मिलती है, तो वो भी हम देखते हैं। फिर उनको इमोशनल फीडिंग भी होता है, तो माँ का इमोशन इफेक्ट करती है, माँ के विचार करते हैं। तो ये खाद पानी और ये सब कुछ हो गया। तो ये सभी चीज़ों में हम ध्यान रखें ना, तब ये होता है। मेरा एक्सपीरियंस है, अभी जितने लोग हमें देख रहे हैं उनके घर में जो भी प्रेगनेंसी हुई होगी वो एक्सीडेंटली होगी, प्लान नहीं होगी। 99% की मैं बोल रहा हूँ, समझे ना। बिल्कुल कोई पता ही सोचा नहीं तो, था हाँ। कब हो गया पता ही नहीं चला। एग्जैक्टली। तो पहले तो मैं ये सबको कहना चाहता हूँ कि डोंट डू एनी एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी। प्लान करो, 3 महीने पहले हस्बैंड वाइफ दोनों की बॉडी को तैयार करो। और दूसरे जैसे आपने पूछा था कि बिलीफ का रोल होता है इसके अंदर। एक बायोलॉजी ऑफ बिलीफ करके किताब है ब्रूस लिप्टन की, जिसका सब्जेक्ट का नाम है एपी जीनेटिक्स। एपी यानी अबाव, जेनेटिक के अबाव। अभी तक ऐसा माना जाता है कि पेरेंट के जितने भी जीन्स है वो बच्चे में मैनिफेस्ट होगा ही, उसका इतना पावर है। मगर अभी मैंने जो किताब लिखी है उसके लिए मैं वो एपिजेनेटिक पढ़ रहा था, तो बताते हैं कि जीन्स की इफेक्ट सिर्फ 25% है, उनका बॉडी का, सोच का, एनवायरनमेंट का इफेक्ट 75% है। अब हम क्या होता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, फादर मदर में किसी को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है तो डॉक्टर बोल देते हैं कि बच्चे को आने को चांस है, तो मदर और फादर बिलीव करना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होता है, वो जीन्स मैनिफेस्ट होता है। मगर अगर ये एपिजेनेटिक जानते हैं, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ किताब पढ़ी है ब्रूस लिप्टन की, तो बताते हैं कि चेंज करो। जरूरी नहीं है कि फादर मदर को जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, कोई भी अनुवांशिक बीमारी है वो आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। जीन्स को हम कम्प्लीटली बिलीफ से चेंज कर सकते हैं, ऐसा भी नया साइंस कहता है। तो ये सब है,
एक न्यूरोप्लास्टिसिटी करके सब्जेक्ट है। जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो हमें ये सिखाते थे कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो जो संख्या मिल गई वो संख्या परमानेंट रहती है, जो डेड हो जाते हैं वो माइनस हो जाते हैं, एक दिन वो एजिंग होती है और धीरे धीरे हम खत्म हो जाते हैं। मगर अभी नया साइंस ये कहता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का, हम नए न्यूरॉन्स बना सकते हैं, न्यूरॉन्स की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, उनकी कनेक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं और ब्रेन को पूरा रीडेवलप कर सकते हैं। आवर ब्रेन इज द मोस्ट एडेप्टेबल ऑर्गन, ये पता नहीं है, ये अभी ये एज में भी होता है तो बच्चे का बन रहा है तब कितना एडेप्टेबल होगा। तो अगर हम ये सोच ले कि बच्चे का भी ब्रेन बन रहा है, जो 80% ब्रेन डेवलपमेंट तो वहीं हो जाएगा, तो उसका ख्याल करें। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑल्सो, उसका स्टिमुलस क्या मिल रहा है वो भी देखना है, तो बच्चे का ब्रेन का अभी से हम अच्छी तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो मैं सभी पेरेंट को कहता हूँ कि पहले अपनी बॉडी को चेक करवाइए ताकि जीन्स अच्छे हो जाए, आपके बीज अच्छे हो जाए। नेवर डू दिस वन एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी। आयुर्वेद के हिसाब से बहुत सारी प्रिकॉशन लिखी है जो ये मैडम बताएगी कि क्या क्या प्रिकॉशन कही गई है, और वो करिए। और बाद में अगर आप समागम करेंगे और वो टाइम पे जो बच्चा होगा ना वो जबरदस्त बच्चा होगा। ये जो पंचकर्म की बात कर रहे हैं वो जमीन को साफ करने की बात कर रहे थे कि जो भी दोष का प्रकोप है उसको शांत करना, तो पंचकर्म के थ्रू होता है। तो दोनों की बॉडी हेल्दी हो जाएगी, बाद में कंसीव करेंगे ना तो बीज अच्छा रहेगा, ये बात कर रही थी। तो मैं यही जब आप बोल रहे थे ना तब मुझे भी ये समझ में आया कि मुझे एसिडिटी का इश्यू है, तो मेरे बच्चे में भी अभी से एसिडिटी का इश्यू है, राइट? अभी वो अभी 7-8 साल का है। तो आपको मुझे पहले कंसल्ट पहले मिलना चाहिए नहीं, बट मैं वही बोल रहा हूँ, कोई भी क्वालिटी को आप रोक सकते हैं और कोई भी नई क्वालिटी को ला सकते हैं। जैसे मेरी बेटी की आंखें फिजिकल क्वेश्चन, ये तो फिजिकल है ना, हमने बदल दी उसको। आप तो जानते हो उसको नेहा को ग्रे आइज वाली है वो, तो उसका भी साइंस है। स्पर्म एंड ओवम इकट्ठा होते हैं, राइट? तो 2 सेल बने, 2 में से हमने साइंस पढ़ा था, 2 में से 4, 4 में से 8 सेल डिवीजन होके पूरा बेबी, 2 सेल में से पूरा बेबी। तो कितनी मिरेक्युलस चीज है। जब आप अब देखते हो ना, हमें लगता है कि सही में ईश्वर है, कोई नहीं मानता ना तो भी मान जाएगा। तो इतनी मिरेक्युलस चीज है। अब यहाँ पे हर एक टाइम पे ऑर्गन बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे 21 डेज पे हार्ट बीट आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे 3rd मंथ से उसकी सेंसेस बनना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे हम माइंड पावर भी यूज करते हैं। ओके। अब ये जो सेल बन रहा है तो ऑर्गन तो बन रहे हैं, बट मैं ये पूछना भी चाहती हूँ आपको कि जब ऑर्गन बन रहा है तो कई बार इंटेस्टाइन बन रहा है, कई बार हार्ट बन रहा है, आइज बन रही है, तो कौन उसको कहता है कि अभी आइज बना या गॉल ब्लैडर बना या इंटेस्टाइन बना? कौन कहता होगा? ये भी है यार, ये तो ऑटो प्रोग्रामिंग होगा पूरा अंदर। तो साइंस कहता है कि हर एक सेल के पास अपना खुद का ब्रेन है, वो डिसाइड करता है कि अभी मुझे आंख बनाना है, ये बनाना है। तो हम वहां पे माइंड पावर यूज करते हैं कि जैसे सर ने बोला तो ब्लूइश आइज। मेरे वडोदरा की एक पेशेंट थी जो 5.5 महीने की प्रेगनेंसी में आई थी, एंड उसने विजुअलाइज, उसने क्वालिटी रखी ब्लूइश ग्रे आइज। ब्लूइश ग्रे आई। हाँ, इतनी प्रिसाइज, हम प्रिसाइज करवाते हैं क्योंकि यूनिवर्स मैनिफेस्ट करना तो प्रिसाइज होना जरूरी है, जो सर से ही सीखा था। और पेरेंट्स में किसी की नहीं फैमिली में। एंड शी वाज आस्किंग मी एट द टाइम के मैडम 5.5 महीना हो गया ना, तो कर। और बिलीफ के ऊपर हम काम करते हैं, सर ने बोला तो वो किया। तो उससे उसकी डॉटर जब बॉर्न हुई तो आफ्टर 35 डेज आइज का कलर प्रॉपर आता है, एंड शी सेंड मी द वीडियो के ब्लूइश ग्रे आइज आ गई। रियली? हाँ, आप सर्च कर सकते हैं, लिटिल मिश्री उसकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, वो किड्स मॉडल है, एंड उसकी प्रॉपर ऐसी आइज है। क्या बात तो यही है, जब वो सेल डिवीजन हो रहा है ना, तो वहां पे हम जब विजुअलाइज करते हैं, अफर्मेशन डालते हैं, तो ब्रेन जो सेल है ना उसके पास अपना खुद का ब्रेन है, तो वहां पे मैनिफेस्टेशन माइंड पावर हम यूज करते हैं, इस वजह से वो काम हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि कुछ तुक्का लगा लिया, तो ये पूरी साइंस की प्रोसेस है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी सर ने जो बोला वही काम कर रहे हैं ना, न्यूरॉन को कनेक्ट करना, वही ब्रेन का पोर्शन को एक्टिवेट करना, तो वो चीज होती है। तो क्योंकि मैं जब ये आपकी बातें सुन रहा था ना, तो जैसे मैंने बताया कि मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि मुझे अगर एसिडिटी का इशू है तो मेरे बच्चे को भी एसिडिटी का इशू है। तो जब हमने कंसीव किया था तो उस टाइम पे एज अ गर्भ संस्कार जो हम सोचते हैं, तो वो क्या है कि एक बुक आती है जिस पे लिखा होता है गर्भ संस्कार, वो पढ़नी चाहिए। दूसरा,
आप वहीं से उसको पढ़ा सकते हो। तो ABCD बोलिए या टेबल्स बोलिए या ऐसा कुछ कीजिए ताकि आप अभी से उसको एजुकेट कर सकते हो। ऐसी चीजें देखिए, साइंटिफिक अगर देखना है तो उतना करो तो गर्भ संस्कार हो गया। इससे ज्यादा करने की क्या जरूरत है? बाकी तो बोलते हैं कि गर्भ संस्कार है, पर होता होगा। तो ये नॉर्मल थॉट प्रोसेस है कि गर्भ संस्कार मतलब ये। लेकिन जो चीजें आप अभी बता रहे हो तो ये सुन के तो मैं देखो, गर्भ संस्कार के लिए कैसे कैसे बिलीफ है मैं बताता हूँ। मैं एक फैमिली में गया था, उनकी बेटे की वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो मैंने गर्भ संस्कार की बात निकाली। बोले हाँ हमने गर्भ संस्कार करवा लिया। ना क्या किया? तो एक्चुअली वो कोई संस्था में गए थे जो रिलीजियस संस्था थी, वहाँ वो कुछ पूजा बूजा मंत्र करके उनसे करवा लेते थे। उसको ही गर्भ संस्कार समझते हैं। क्रियाकर्म। हाँ, क्रियाकर्म को गर्भ संस्कार समझते हैं। उनको तो ये नॉलेज है ही नहीं जो हम यहाँ बात कर रहे हैं वो। तो मैंने जब ये बोला तो बोला ये तो अजीब बात है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं ये बात है। भला इसको गर्भ संस्कार कहते हैं। आपने किया वो क्रियाकर्म है जो रिलीजियस विधि होती है। वो स्पिरिचुअल के ऊपर हम ले सकते हैं कि स्पिरिचुअल क्वेश्चन वहाँ पे हो जाता है, बट जो एक्चुअल है तो ये पूरी प्रोग्राम होती है। हाँ, वो करवाना है, आपकी इच्छा है, करवाओ, दैट इज फाइन। पर ये जो है वो मोर साइंटिफिक और मोर प्रिसाइज्ड है। मोर प्रिसाइज्ड, एग्जैक्टली वही तो कहता हूँ। और हमारा तो सपना है कि आने वाले 10 साल में हर बेबी डिजाइंड आए और प्री प्रोग्राम आए। ऐसा नहीं कि एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हटाई देनी चाहिए, इंडिया में कोई होनी ही नहीं चाहिए। ये हमारी कोशिश रहेगी। ऐसा पॉडकास्ट के द्वारा नॉलेज फैलेगा तो कभी ना कभी ऐसा वो इसलिए करना है कि ऐसा बच्चा लाओ कि कुछ करके ही जाए, एटलीस्ट देश के लिए करके जाए। नहीं तो बच्चा तो कोई भी ला सकता है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। मैं यूजुअली पॉडकास्ट में कभी जोक नहीं कहता हूँ, मगर इसके रिलेटेड एक जोक याद आ गई। हम तो वर्कशॉप में किया करते बहुत जोक किए सर। डिलीवरी रूम के बाहर 2 आदमी बैठे थे, दोनों के वाइफ के अंदर डिलीवरी का काम चल रहा था। तो थोड़ी देर के बाद नर्स बाहर आई और एक आदमी को उसने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला कि आपके वाइफ ने 2 जुड़वे बच्चे को जन्म दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो बाद में चले गई तो बोलता है देखो क्या गजब हो गया। मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी ना, राम और श्याम पिक्चर बार बार देखती थी। देखो मेरे घर में 2 लड़के आ गए। तो दूसरा उठ के भागने लगा। बोले क्यों भाग रहे हैं? बोले मेरी वाइफ प्रेगनेंसी में अली बाबा 40 चोर देखती थी। मुझे यहाँ बैठने नहीं है ऐसा न्यूज सुनने के लिए। ये प्रोग्रामिंग हो सकता है। हाँ, ये प्रोग्रामिंग हो सकता है। तो हमेशा ये जो कहता हूँ गर्भ संस्कार में कि ये जो फिल्में देखिए उसके कैसे इफेक्ट होती है। एनीवे, तो ये नया साइंस है। साइंस तो पुराना है, मगर अभी हमारे लोगों ने, कोचेस ने, ट्रेनर ने पॉडकास्ट के माध्यम से अवेयरनेस लाई है। बहुत सारी किताबें अभी मार्केट में आ गई है। दूसरी बात है, मैंने एक एग्जाम्पल देखा। एक बच्चे का सर सीधा था पेट में और ब्रीच पेशेंट कहते हैं जो डिलीवरी में तकलीफ होता है, सिजेरियन करना पड़ता है। उसको चिंता थी सिजेरियन करना पड़ेगा। तो मैंने वो लेडी को कहा कि तुम एक काम करो, अभी 1 हफ्ता था, तुम डेली विजुअल करो, बच्चे को बोलो टर्न हो जा ऐसा बोल, एफर्मेशन देना शुरू कर। और रियल में बच्चा टर्न हो गया, एकदम टर्न हो गया, हेड नीचे आ गया, डिलीवरी करना है पर नॉर्मल डिलीवरी। बच्चा सुनता है ऐसा। अच्छा, बच्चे से आप बात कर सकते हो और रिस्पॉन्स भी देता है। ये भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है कि आई लव यू बेटा, अगर तुम्हें मेरे से प्यार है तो तुम पाँव हिला के दिखाओ, तो बच्चा लात मारता है। बच्चा फादर की बात भी सुनता है, समझता है, फादर को रिकग्नाइज करता है। आप ऐसा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं क्या, बच्चे को बोलो अभी तेरा पापा आएगा तो उसको हेलो करना मुंह करके। तो जैसे पापा घर में आएंगे ना तो थोड़ा मूवमेंट करके बताएगा कि आई नो माई पापा हैज कम। इतने तक का हो गया है। एक मैंने किताब पढ़ी थी, टॉक टू योर अनबॉर्न बेबी, एक गायनेकोलॉजिस्ट ने लिखा था। उसने क्या क्या एग्जाम्पल दिए थे, माय गॉड, हैदराबाद के गायनेकोलॉजिस्ट से उसने ये लिखा था कि एवरीडे यू शुड टॉक टू योर बेबी फ्रॉम डे 1। डे 1 से सुनता नहीं है बट उसकी क्यूमुलेटिव इफेक्ट है एवरीडे। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही है और ये बातें सुनते सुनते थोड़ा सा मेरा माइंड जो है वो उस दिशा में गया जहाँ पे मुझे ये लगा कि इंडिया में अगर हम बात करें तो वर्किंग वीमेंस हैं और कुछ हमारी सोशल कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे पर्टिकुलरली वीमेंस ज़्यादातर स्ट्रेस में रहती है। फैमिली का हो सकता है और कुछ और हो सकता है, काम का हो सकता है या परिवार का या कुछ भी है। ज़्यादातर उसके ऊपर जितनी भी डोमेस्टिक वर्क है उसकी एक जिम्मेदारियां रहती है। तो ये जो स्ट्रेस लेवल होगा या फिर अगर घरेलू कलेश होगा, उसकी इफेक्ट क्या बच्चे पे जाएगी क्या?
मैम आप क्या बताओगे? 100% जाती है, ऐसा मैं कहती हूँ। और डॉक्टर थॉमस बर्निन ने बुक लिखी है द सीक्रेट लाइफ ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। उस बुक में उन्होंने लिखा है कि अगर मदर प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस लेती है तो बच्चे में 237% फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिफॉर्मिटी आने के चांसेस रहते हैं। उन्होंने पूरा रिसर्च करके लिखा है। तो स्ट्रेस बहुत अफेक्ट करता है। वो क्यों होता है? केमिकल ही रिलीज होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर हम उसको कहते हैं। तो वो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट जो हो रही है ना, वहाँ पे ही डैमेज कर देता है। अच्छा। और बच्चे में वो स्ट्रेस वाला पोर्शन एक्टिवेट हो जाता है। जैसे एग्जांपल दूं कि अगर किसी मदर को स्ट्रेस हुआ जॉब का या कोई वर्कलोड है या कहीं से भी, तो वो तो केमिकल रिलीज हो गया मदर के बॉडी में। मदर के बॉडी में कहाँ जाएगा? उसके ब्लड सप्लाई में जाएगा। ब्लड सप्लाई तो वो प्लेसेंटा में जाता है, प्लेसेंटा तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड तो बच्चे में जाता है और उसके बॉडी में चला जाता है, उसके ब्रेन में जाता है और फिर वो बच्चे में जाके वहाँ पे डैमेज करता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लेसेंटा में कोई फिल्टर नहीं है, कोई छन्नी नहीं है किसी पॉजिटिव हार्मोन्स जाने दे और नेगेटिव ना जाने दे। वो तो हर एक इमोशंस को जाने देता है। राइट। तो ऐसे इतने सारे रिसर्च है। मेरी एक आई थिंक 8-9 साल पहले एक पेशेंट थी, एमपी यूपी की थी। वो बड़ौदा में ही रहती थी। तो एट दैट टाइम शी जॉइंड माय ऑफलाइन वर्कशॉप। तो वो आती थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके और उसके हस्बैंड के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूटेड हो गए। इतना सारा कि वो इतना उसको फिजिकल टॉर्चर, इमोशनली टॉर्चर करता, मेंटली भी इतनी थक जाती, इतनी रोती। मैं कहती थी भी कि पूरा साइंस मालूम है, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाती। तो उसकी डॉटर तो आ गई, बट डॉटर आने के बाद उसके फादर से अटैच ही नहीं है। जैसे उसके फादर आ जाते हैं तो वो रोना शुरू कर लेती है। तो ऐसे भी रिसर्च हुए हैं। तो मैंने तो खुद देखा है अपने पेशेंट्स में। तो मदर को तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ड्यूरिंग 9 मंथ्स तो स्ट्रेस लो ही ना। बट फिर भी होता है ना कि स्ट्रेस तो होता ही है। दूध उबल गया तो भी स्ट्रेस, शेर आ गया तो भी स्ट्रेस, वो तो केमिकल रिलीज हो जाते हैं। तो स्ट्रेस को रिलीज करने की एक्टिविटीज उनको करनी हो। जैसे कि और एक एग्जांपल है, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया कि आप स्ट्रेस ना लो, बस अराउंडिंग तो सेम है, सोसाइटी सेम है, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव सब सेम है, तो कहीं ना कहीं से तो स्ट्रेस आ ही जाएगा। तो ऐसी कोई स्विच नहीं कि उसको ऑन कर लो और स्ट्रेस रिलीज हो। अब उसके लिए मदर को मेडिटेशन, प्राणायाम करना होता है। स्ट्रेस रिलीज, हैप्पी हार्मोन रिलीज करने की भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। जैसे आप ग्रेटिट्यूड नोट लिखो, किसी को सर करवाते हैं ना, फॉरगिवनेस की एक्टिविटीज करवा सकते हो। तो ये सबसे वो स्ट्रेस से डाइवर्ट हो जाती है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक मैं अभी करवाती हूँ, वो है EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक होती है। एक जापानीज टेक्निक है कि हमारे जो पॉइंट्स होते हैं एक्यूप्रेशर के, तो वहां पे हम कराटे चॉपिंग करते हैं। तो स्ट्रेस के जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट है वहां पे टैपिंग करवा के विद इन द 10 मिनट्स में वो इमोशन रिलीज हो जाता है। तो उससे उसका 10 मिनट्स में वो बाहर आ जाती है। तो ये जब स्ट्रेस की बात करते हैं, तो हम जब ट्रेनिंग देते हैं कॉर्पोरेट्स में या फिर हम जो वर्कशॉप्स लेते हैं, तो स्ट्रेस रिमूव करने के लिए हम कुछ चीज़ें जो रेकमेंड करते हैं वो होता है म्यूजिक होता है, फिर मेडिटेशन होता है, डीप ब्रीदिंग है, मंत्रास है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम रिलैक्सेशन करवाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हम स्ट्रेस रिलीफ के लिए करते हैं। तो सेम चीजें सर क्या वो मदर अगर करे तो उसका इफेक्ट होता है? बिल्कुल। पहली बात तो यह है कि कोई भी स्ट्रेस दूर करना है तो 3 चीज होती है। एक स्ट्रेसर होते हैं जो ट्रिगर होता है जहाँ से आपको स्ट्रेस आता है, और एक रिसीवर होता है जिनको स्ट्रेस फील होता है। तो मान लो आग लगी है और आग से हमें बचना है, तो हमें 3 में से एक रास्ता करना पड़ेगा। एक तो आग को बुझा दो, या आग और हमारे बीच में एक कर्टन डाल दो ताकि हमें असर नहीं करे, या अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना दो कि आग हमें कुछ नुकसान नहीं करे। समझे ना? वैसा ही है स्ट्रेस में, पहले तो ट्रिगर से दूर रहो। अभी हमारे यहाँ इंडियन संस्कृति में क्या होता है, सास बहू के झगड़े इटर्नल होते हैं, इसलिए तो सीरियल बहुत चली, सास भी कभी बहू भी झगड़े होते हैं। तो ट्रिगर होता है, सास कुछ बोलती है, बहू को स्ट्रेस आता है, बुरा लगता है, ये होता है। अब सास को तो घर से बाहर नहीं निकाल सकते प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो फिर दोनों के बीच में पर्दा, तो कम से कम बात करो, उनसे मिलो ही मत, ज्यादा रूम में रहो, बाहर रहो ताकि वो रहे। तीसरा, अपने आप को ऐसा करो कि वो जो उनका ट्रिगर की हमें इफेक्ट नहीं हो, होस्ट के लेवल पे, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट हम बोलते हैं उसको। तो खुद को स्ट्रांग बनाओ
कि उनकी बातों का बुरा नहीं लगे, ऐसा समझ लो कि उनको भगवान ने ऐसी बीमारी दी है कि वो ऐसा नेगेटिव मेरे लिए बोलती रहेगी, मगर उसको मुझे माफ़ करना है, छोड़ देना है, उनको रिएक्ट नहीं करना है, ऐसा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। और फिर भी नहीं होता है तो बहुत सारे रास्ते हैं, मेडिटेशन करने को बैठ जाओ, डीप ब्रीदिंग करो, अनुलोम विलोम करो, म्यूजिक सुनो, बाहर नेचर में चले जाओ, तो ऐसा करके अपने वो स्ट्रेस के इफेक्ट से बचा सकते हैं। बट बेसिकली तो मैं कहता हूँ कि हर कपल को समझाना चाहिए कि ये कितना जबरदस्त चीज़ है जो आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। तो घर में झगड़े चलते हैं तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना है। ज़्यादातर लगता है कि सास बहू के झगड़े चलते हैं तो वाइफ को भेज दो अपने मेके, जहाँ झगड़े सांस नहीं है इसलिए कुछ झगड़े कम हो जाएंगे, वहाँ अलग टाइप के प्रॉब्लम होंगे। मगर ऐसा भी कर सकते हैं या 6-12 महीना ऐसे उनको दूर रखो ताकि तो स्ट्रेसर से दूर रहेगा। फिर उनको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, और ये तब होगा जब उनको डेंजर समझ में आए कि अगर इसको हम नहीं रोका तो बच्चे की क्या हालत होगी, जो पूरी जिंदगी उनको संभालना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट को ही इम्प्रूव करने की कोशिश करें। इसलिए कहता हूँ कि अगर मान लो कि एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी है और वही दिन घर में सास बहू का झगड़ा हुआ है, वाइफ का मूड एकदम अपसेट है, वो स्ट्रेस में है, और वही टाइम पे उन्होंने समागम किया और बच्चा हो गया, तो सोच लो कि कितना गलत बीज हो गया। ऐसा होता है। तो पहले से ये सब प्रिकॉशन के साथ करेंगे ना तो बच्चा फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली जबरदस्त होगा। सर आप जो बोल रहे हैं ना वो मैं समझ सकता हूँ, हम ट्रेनर्स हम समझ सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन, मैं पूछता हूँ कि नॉर्मल पर्सन जब ये सारी बातें सुनता है ना तो कई बार ऐसा होता है कि सर बस सब लोग अगर ऐसे ही बच्चे लाएं तो सभी विराट कोहली होंगे, हाँ सभी सचिन तेंदुलकर होंगे, तो ये एक डायलेमा होता है। तो क्या सब विराट कोहली बन सकते हैं? हर एक की क्वालिटीज अलग अलग होती, कोई सबको विराट कोहली नहीं चाहिए। और मैं तो कहती हूँ लाओ ना, क्यों प्रॉब्लम है? हम क्वालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। विराट कोहली की कौन सी क्वालिटी अच्छी है वो लाते हैं, राइट। तो उसकी वजह से सिर्फ एक्चुअल विराट कोहली नहीं बनता। अगर वो है कि उसमें कोई पर्टिकुलर चीज है कि वो सिंसियर है या अकाउंटेबल है, राइट, डेडिकेटेड है, डिसिप्लिन है, तो फिटनेस के लिए काफी अवेयर है, तो वैसी क्वालिटी हम लाते हैं जिससे वो बच्चे में जाते। तो हम क्वालिटी के ऊपर ज्यादा काम करते हैं। बेसिकली तो जब बच्चा पहले दिन बैट पकड़ता है तो उसको विराट कोहली दिखता है कि मुझे विराट कोहली बनना है, समझे ना? तो सब नहीं बनते, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां तक पहुंचने में बहुत सारी क्वालिटीज, बहुत सारे एफर्ट चाहिए जो सब करने को तैयार नहीं होते। लेकिन उस क्वालिटी को पकड़ के वो किसी भी अलग फील्ड में आगे बढ़ सकता है। डिसाइड तो बच्चा ही करता है, क्योंकि उसकी तो हमने प्रोग्रामिंग कर ली, क्वालिटी सब डाल दी। जैसे कि अगर मुझे है कि मेरा बच्चा एकदम कॉन्फिडेंट हो, तो मेरे लिए आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस यानी मेरे लिए तो नरेंद्र मोदी जी है, तो मैं उसके मगर जैसे वैसे विजुअलाइज कोई वैसी क्वालिटी उसमें आए, अब क्वालिटी डाल दी, वैसे तो मैंने 50 डाली, तो मैंने पूरी प्रोग्रामिंग की। अब बच्चे को जब लगेगा उसको वो क्वालिटी वो एनहांस करता जाए, और वही लीडरशिप की क्वालिटी या फिर वही बोलने की क्षमता जो उनकी वाक छटा है उसका उपयोग करके वो किसी और फील्ड में आगे बढ़ सकता है। वही गुड, उनकी क्वालिटी आएगी, नहीं कि वो विराट कोहली। यस, गॉट इट। वैसे क्वालिटीज की बात हुई और अभी तक जितनी भी बातें हुई ज्यादातर ऐसा हुआ कि गर्भ संस्कार के लिए माँ को क्या क्या करना है। मुझे अब ये जानना है कि पिता का क्या रोल है गर्भ संस्कार में? जितना मदर का होता है उतना ही पिता का सिमिल्टेनियसली रोल होता है, क्योंकि स्पर्म ओवम तो इकट्ठा हो गए। अब वो गया तो मदर के बॉडी में, मदर फिजिकली एंड इमोशनली बच्चे से अटैच है, फादर इमोशनली मेंटली बच्चे के साथ अटैच होते हैं। ओके। अब जो कुछ भी हम विजुअलाइजेशन अफर्मेशन करवाते हैं वो तो दोनों को ही करनी होती है। ओके। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ रेडियो तो एक ही आने वाला है, रेडियो स्टेशन पे जाने की जरूरत नहीं होती है। तो फादर वो वहां से वैसे अलाइन करते हैं अपनी एनर्जी। सेकेंड थिंग है, प्रेगनेंसी के दौरान मदर के बॉडी में इतने सारे मूड स्विंग होते हैं, क्योंकि हार्मोन सब अभी जो हार्मोन नेचुरली काम कर उससे वो 10 गुना 100 टाइम्स बढ़ गए हैं। तो मदर उसको बेयर ही नहीं कर सकती, वो इतनी इमोशनली थक जाती है। सेकेंड थिंग है फिजिकली भी, कि बेबी बम बढ़ रहा है, बैक पेन हो रहा है, बच्चा मूव कर रहा है, उसको नींद भी नहीं आ रही है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो खाना नहीं खा पा रही है, तो वहां पे उसको सपोर्ट चाहिए। तो अगर हस्बैंड सपोर्ट करता है ना तो मदर के लिए वो बहुत इजी रहता है वो इस जर्नी को पास ऑन करने में, और उसको हैप्पी रखने की जिम्मेदारी भी हस्बैंड की ही होती है। तो हस्बैंड का बहुत अच्छा रोल होता है। और जब गर्भ संस्कार की बात आती है तो
तो हमेशा हम कपल को कहते हैं कि हस्बैंड को बच्चे के साथ बातें करनी है, वुम टॉक। ओके। मैं कहती हूँ कि कोई बोलता है ना कि ये बच्चा मदर की ही सुनता है, गुजराती में कि मावड़ियों से, राइट? तो वो क्यों होता है? क्योंकि मदर थ्रू आउट 9 months उसके इमोशनली, फिजिकली, मेंटली इतनी अटैच रहती है, जैसे बाहर आने के बाद भी बच्चा उसको ही ढूंढता है। ओके। तो अगर फादर को ऐसा कि मेरा बच्चा मेरी सुने या मेरे साथ इमोशनली अटैच हो, तो सबसे नंबर 1 टूल है वुम टॉक, गर्भ संवाद। जब गर्भ संवाद करते हैं तो हम क्या ना, हस्बैंड वाइफ का हाथ दोनों वुम के ऊपर रखवाते हैं, जिससे एनर्जी वहां से ट्रांसफर होती है। ओके। और फादर अपने हर एक इमोशंस को बच्चे के साथ शेयर करता है। और अगर कपल ने 100% गर्भ संवाद कर लिया तो बच्चा लाइफ में कहीं पे भी जाएगा, वो अपने पेरेंट्स के साथ अटैच रहेगा ही। तो फादर को हम वहाँ पे स्टोरी टेलिंग भी करवाते हैं, मोरल स्टोरी या होती है ये सब। तो जब आप उसको कहते हैं ना, तो बच्चा सब सुन रहा है, वो उसको रिकॉग्नाइज करता है और बच्चा आवाज पहचानता भी है। 24 वीक से आइडेंटिफाई करना शुरू कर लेता है, ये मेरे फादर बोल रहा है, दादा बोल रहा है, दादी बोल रहा है, मम्मी बोल रही है। अगर उसके सिबलिंग होंगे तो उसकी भी वो आवाज रिकॉग्नाइज करता है। मैं जब फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी चल रही थी 2010 में, माय हस्बैंड स्नेहल वाज एट जर्मनी, वो जर्मनी थे ट्रेनिंग के लिए 2.5 months के लिए। तो मेरी 5th month की प्रेगनेंसी है, तब तो व्हाट्सएप ये सब था नहीं। तो मैं ना वो मोबाइल में कहीं वो उन्होंने वो पूरा वुम टॉक रिकॉर्ड कर लिया था। और फिर वो चले गए। तब तो कॉल भी कितनी महंगी होती थी, हफ्ते में एक बार ही करते हो, फिर वो चैटिंग के ऊपर क्या कर देते, तो वैसा मैं बैठती थी और एक बार बात होती थी। तो मैं एवरीडे वो सुनती थी जो वो रिकॉर्ड करके गए थे। तो जब मेरी डॉटर आई खेवना, एट दैट टाइम मैंने अभी भी देखा है कि वो इमोशनली अपने फादर से साथ अटैच है ही। तो फादर अगर कुछ करते नहीं है और फिर आशा रखते हैं कि मेरा बच्चा नहीं सुना, मुझसे अटैच नहीं, तो ये चीज होती है। इसलिए फादर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है, मदर को भी हैंडल करना और बच्चे को भी। और बच्चा तो सब कुछ पहचानता है, हर एक इमोशंस को, तो वो सब फील करता है। उसको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी कोई लेडी गुजरती है तो उनको बहुत स्ट्रेस होता है और कोई अच्छा सा सपोर्ट चाहिए। तो सबसे जो एक्सपेक्ट करती है वो हस्बैंड से सपोर्ट चाहती है। खास करके मैंने जैसे कहा कि घर में सास बहू के झगड़े या देरानी जेठानी के झगड़े, तो उसमें इनका साइड लेके उसको पेसिफाई करने में उनका बड़ा रोल होता है। ये करना चाहिए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए, बच्चे से बात करनी चाहिए, उनके फिजिकल कंफर्ट को देखते रहना चाहिए। उनको कोई डिस्कम्फर्ट है तो उनको कंफर्टेबल रखे, चीयरफुल बातें करनी चाहिए, नेगेटिव कमांड नहीं देना चाहिए कोई अननेसेसरी। क्योंकि क्या होता है, मजाक में भी हम वाइफ की उतारते हैं ना, वो तो जो करते हैं तो ऐसे है तो ऐसे है। एटलीस्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं होना चाहिए, ताकि वो अपसेट नहीं हो जाए और उसका इमोशनल इफेक्ट बच्चे के ऊपर नहीं हो जाए। तो वाइफ को खुश रखेंगे, जिम्मेदारी 90% तो हस्बैंड की रहती है, बाकी पूरे फैमिली मेंबर की 10% आती है। राइट सर, तो आपने जो बताया ना कि हस्बैंड की जिम्मेदारी उनको खुश रखने की होती है, लेकिन साथ साथ ये भी देखा है कि ये जो टाइम पीरियड होता है ना, उस टाइम पीरियड में जो फीमेल होती है उसका फेवरेट टाइम पास होता है मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे रील्स देखते रहना। करेक्ट, ये हमने डिस्कस करना भूल ही गए। हाँ, तो वो जो बच्चा बाहर निकलते ही शुरू कर देगा। राइट, तो उसका इम्पैक्ट कितना होता है? बहुत होता है उसका तो इफेक्ट। मैं देखे 6 महीने के बच्चे मोबाइल को टच करके देखने की कोशिश करते हैं, 6 महीने के, अभी तो बैठना नहीं सीखा, ऐसे भी देखते हैं। तो बिल्कुल मोबाइल फास्टिंग होना चाहिए, और करना है तो कुछ ऐसे क्या बोलते धार्मिक सीरियल देखो या ऐसा करो, मगर फालतू रील देखोगे तो फिर उसकी इफेक्ट आएगी, और वो भी लिमिटेड होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत इसकी इफेक्ट है। वैसे ऐसा देखा गया है कि प्रेग्नेंट लेडी को सजेस्ट करते हैं कि भाई, जैसे अभी आपने बताया कि कुछ अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, आगे भी थोड़ा सा आपने बताया कि भाई गीता या रामायण जैसी कोई किताबें पढ़नी चाहिए, महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए, ये ऐसे बताया गया है। लेकिन उसके पीछे का लॉजिकल रीजन क्या है, ये कुछ बता सको? अगर मैंने एक बात सुनी कि नरेंद्र मोदी जब अपने मम्मी के पेट में थे तो उनकी मम्मी महाभारत ज्यादा सुनती थी, पढ़ती थी। अच्छा, तो मोदी साहब अभी देखो महाभारत के चक्रव्यूह की हर बात जानते हैं, और बिल्कुल वो टाइम पे वही वो खेल खेलते हैं जो चाणक्य ने बताया। पावरफुल लीडरशिप उनके अंदर, पावरफुल लीडरशिप उसको महाभारत से मिली, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। महाभारत में से भी बहुत अच्छी बातें हैं जो हमें सीख सकते हैं।
ये भगवत गीता का ज्ञान तो चारों महाभारत से निकला हुआ है ना। तो महाभारत बुरा है ऐसा नहीं है। वैसे बचपन में हमें कहा करते थे कि महाभारत घर में रखोगे तो घर में झगड़े होंगे। आई डोंट बिलीव इट। मैंने ये जब पढ़ा तो मोदी साहब के अंदर महाभारत की सब बातें उनको याद है और वही सब खेल खेलते हैं। मैंने वैसे आपकी बुक पढ़ी जब गर्भ संस्कार, एडवांस गर्भ संस्कार जो मैडम की है, उसमें भी आपने कहीं मेंशन किया हुआ है। मैं वही कहना चाहती हूँ, यहाँ पे हम बुक है ना क्वालिटी के अकॉर्डिंगली रेकमेंड करते हैं। तो वो एक मीथ थे कि महाभारत नहीं पढ़ सकते। वहां पे मैंने ये मोदी जी का एग्जाम्पल भी शेयर किया हुआ है कि हीराबाई जब प्रेग्नेंट थी तो वो महाभारत ही पढ़ रही थी, तो वो नरेंद्र मोदी जी में वो क्वालिटीज आई। पर वो क्वालिटी कौन सी आई? राजनीति की। अभी आपको कौन से टाइम पे कौन सा पासा अप्लाई करना है, कौन सा स्टेप्स लेना है, तो उनको बराबर आता है। वैसे ही सेम कपल के लिए होता है। अगर उन्होंने 50 क्वालिटीज डिसाइड कर ली और उसको है कि नहीं मेरे बच्चे में ये क्वालिटी चाहिए, देन वी कैन रेकमेंड कि आप वो पढ़ो। राइट। जैसे मेरी प्रेगनेंसी के टाइम, मैंने दोनों प्रेगनेंसी के टाइम चाणक्य नीति ही फॉलो की थी। मुझे था कि मेरा बच्चा के चाणक्य जैसा स्मार्ट होना, जिसको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये जनरेशन में ऐसे ही बच्चे चलेंगे। बराबर। जनरेशन जिस तरह से जा रहा है, आफ्टर 20 years वी डोंट नो कि क्या होने वाला है। तो मैंने वो फॉलो की, तो मेरे बच्चे में वैसे ही क्वालिटी आई है। तो कपल को मालूम होना चाहिए कि क्वालिटी क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम रेकमेंड करें कि आप ये बुक पढ़ें। बराबर है। तो बड़ा पार्ट पढ़ सकते हैं। जैसे जीजामा थी, शिवाजी जब उनके पेट में थे तो उनको पता था कि मुझे मुगलों के सामने लड़ने के लिए बच्चा चाहिए, वीर बच्चा चाहिए। तो वही वो बहादुरी की कहानियां सुनाती थी उनको, गाने सुनाती थी। वो एक्चुअली रामायण महाभारत पढ़ रही थी और वो ये स्ट्रॉन्ग जो सर बोल रहे योद्धा वैसे कर रही थी, क्योंकि उनको था कि मुगलों से मेरा बच्चा हमें बचाए। तो उनकी सोच थी ऐसी। जब शिवाजी को झूला झुलाते थे जीजा जी, तो तब लोरी सुनाती थी। तो बहादुरी के लोरी yes. सुनाए करते थे। Exactly. तो जीजाबा की ये लोरी जो है वो बहुत ही फेमस है, और ये एक एग्जाम्पल है कि जो आप प्रोग्रामिंग करते हो वो होता है। लेकिन वो एग्जाम्पल थोड़ा सा मैंने अभी इसलिए नहीं लिया कि हम बात कर रहे हैं गर्भ संस्कार, और ये तब था जब वो बच्चा बाहर गया। पेरेंटिंग की बात है। पेरेंटिंग। तो ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, राइट। यानी कि बच्चे का कभी भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मैंने प्रेरणा का जना में लिखा है कि प्रोग्रामिंग बच्चे का कब से होता है, तो बच्चा माँ के पेट में आने से पहले से ही हो जाता है। राइट। वो टाइगर वुड का मैंने एग्जांपल लिखा है शायद, कि टाइगर वुड के पैदा होने के 4 साल पहले उनके पेरेंट ने सोचा था कि हमारा बच्चा वर्ल्ड का बेस्ट गोल्फ प्लेयर बनेगा। ठीक है, वो गोल्फ कोर्स के बाजू में रहते थे और उनके फादर निग्रोस थे और उनकी मम्मी थी कोई इंडोनेशिया या कहीं की थी, दोनों का हाइब्रिड था वो। तो डेली वहाँ से निकलते थे। उनको लगता था हम कितनी मेहनत करते हैं, पैसा नहीं मिलता है, एक गोल्फ प्लेयर इतना पैसा कमाते हैं, इतना नाम कमाते हैं, तो हम अभी से डिसाइड करते हैं कि बच्चे को गोल्फ प्लेयर बनाएंगे। और टाइगर वुड का जन्म हुआ था। तो इवन कंसीव के पहले भी उन्होंने प्रोग्रामिंग किया, उसके बाद तो हुआ ही सब कुछ, मगर कहने का मतलब है कि प्रोग्रामिंग पहले से स्टार्ट होता है। तो सोनू निगम भी उसका बेस्ट एग्जांपल है। राइट। जाकिर हुसैन का है। हाँ, जाकिर हुसैन जब अपनी मम्मी के पेट में था तो उनके फादर तबला बजाते थे पेट के ऊपर, खुद बोलते थे कि इसलिए मुझे क्वालिटी है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अभी मुझे एक सवाल ऐसा आया है, थोड़ा सा ट्विस्ट है सर। अभी हम बात कर रहे हैं कि एक कपल है जो ये सोच रहा है कि हमें एक ऐसा बच्चा चाहिए, और वो खुद प्लानिंग करते हैं 3 महीने पहले से, जैसे आपने बताया वो सब कर सकते हैं। अब केस अगर ऐसा है कि जहां पे सरोगेसी मदर के लिए उनको जाने की एडवाइस दी जा रही है, उस केस में गर्भ संस्कार कैसे हेल्प कर सकता है? ओके, अब सरोगेसी यानी सिर्फ वुम्ब हायर करते हैं, राइट। जीन्स तो उनके ही रहेंगे, सिर्फ एम्ब्रियो वो ट्रांसफर करते हैं। तो बिफोर कंसेप्शन वाला फेज तो सेम रहेगा, बीसुद्धि वाला, और वो काफी हेल्पफुल भी रहेगा क्योंकि सरोगेसी करनी है ना। पर वो मदर फिर कहाँ है? अब जैसे ये प्लान कर लिया, एम्ब्रियो तो प्रॉपर हो गया। अब जब इम्प्लांट कर देना तो पहले मदर को ट्रेनिंग देनी शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि वो जो सोच रही वही हार्मोन क्रिएट हो रहा है थ्रू आउट 9 months। तो वहां पे जो सरोगेट मदर है उसको प्रॉपरली ट्रेन करते तो कपल को जो बच्चा चाहिए ना वो उसमें आ जाए। डिटॉक्सिफिकेशन उसका होगा, यानी स्ट्रेस लेवल उसका मेंटेन करना होगा, कंट्रोल करना पड़ेगा एनवायरनमेंट जो एनवायरनमेंट। डिटॉक्सिफिकेशन तो कपल का ही होगा, बट ये जो थ्रू आउट 9 months की जो एक्टिविटीज है वो सरोगेट मदर के ऊपर करेंगे। राइट। उसको ही सब कुछ योगा प्राणायाम सोचना, स्ट्रेस रिलीजिंग, रीडिंग, अब म्यूजिक, ये सब उसके ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ही बॉडी के हार्मोन सब अंदर जा रहे हैं।
थॉट तो कितने काम करते हैं Exactly. वहाँ। तो- अच्छा सवाल है, किसी हाँ ने भाई, सोचा भी नहीं होगा। किसी ने नहीं सोचा है, आई वाज सरप्राइज जो- के। Right. तो जब हम सरोगेसी की भी बात करते हैं, और आपने भी बात बात में एक बात कही थी कि फर्टिलिटी को भी हम इम्पैक्ट कर सकते हाँ। हैं। जब आप जब एक्सप्लेन कर रहे थे आयुर्वेदा पंचकर्मा पंचकर्मा। और वो सब जब हाँ, बोल हाँ, रहे थे, third point था हाँ, तो हमारा। उस पे आपने एक बात कही थी कि फर्टिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं, या फिर अगर किसी को बच्चे नहीं हो रहे तो उसमें भी हेल्प कर सकते हैं, वो कैसे? अभी हम देखने जाए तो इंडिया में 10 में से 7 कपल को फर्टिलिटी के इश्यूज हैं। इतना जल्दी ये बढ़ रहा है। पीसीओडी और ये सब कारण। हाँ, अब पहले तो 10 साल पहले तो हमने पीसीओडी किसी ने सुना, सुना एज अ ही नहीं। डॉक्टर हम मानते हैं कि ये सब हमने पढ़ा था, पर नॉर्मल लेमैन को मालूम ही नहीं था लो एमएच क्या है, Right. पीसीओडी। अभी तो पेशेंट सब पूरी गूगल करके ही आते हैं कि ये तकलीफ है। तो क्यों बढ़ी और कैसे वो हेल्पफुल होता है? तो पहले बढ़ने का कारण तो ये कि रॉन्ग लाइफस्टाइल, बॉडी में कचरा ही इतना ज्यादा, टॉक्सिन्स बढ़ जाता है, फिर डाइट रॉन्ग है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो पूरे हार्मोन्स जो है वो तो केमिकल फॉर्म में ही होते हैं ना, तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो एक बनना, रप्चर होना, वहां पे डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाता है। बट एक बुरी बात ये भी है कि कपल सोचते ही नहीं है कि क्यों हार्मोन डिस्टर्ब हुआ है। वी नेवर थॉट अबाउट द रूट कोज ऑफ द डिजीज। तो जब रूट कोज में होता है कि हाँ उनके बॉडी में कचरा हो गया, गाड़ी में तकलीफ हुई, हाँ। तो हम सर्विस करवाते हैं, हाँ। तो गाड़ी अच्छे से 3-4-5 साल तो चल जाती है। हाँ। सेम बॉडी भी हमारी एक गाड़ी ही है। अच्छा। अगर थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब हुआ तो हम सोचते नहीं है थायराइड डिस्टर्ब होगा, फिजिशियन के पास जाते हैं, फिजिशियन ने थायराइड की दवाइयाँ लिख ली, 12.5 फिर 25 जो कुछ रेकमेंड करते हैं वो, और वो बोलते भी है कि एक बार लेते हैं तो आपको ऊपर जाए तब तक Lifetime लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हार्मोन ही डायरेक्टली दे रहे हैं। अच्छा। क्योंकि थेरापी में उनकी यही लिखा हुआ है कि अगर हार्मोन डिस्टर्ब हुआ तो ये लीजिए। बट मैं बोलती हूँ कि हार्मोन क्यों डिस्टर्ब हुए, क्यों थायराइड ने प्रोडक्शन कम किया? तो बॉडी में कचरा है, तो टॉक्सिन्स जैसे रिमूव होते हैं, हार्मोन अपना प्रोडक्शन अच्छे से करना शुरू कर लेते हैं। अब फर्टिलिटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सर ने जैसे वो बताया खेत वाला एग्जांपल, तो ऋतु क्षेत्र अंबु बीज, आयुर्वेद में चरक ने इस तरह से एक्सप्लेन किया है। ऋतु क्षेत्र अंबु और बीज, ऋतु क्षेत्र अंबु बीज ये एक्सप्लेन किया हुआ है। क्षेत्र यानी बॉडी, कपल का बॉडी हेल्दी होना चाहिए, तो वो होता है यूट्रस फीमेल के उसमें। तो हम देखते हैं कि वहां पे कुछ फाइब्रोइड है या फेलोपियन ब्लॉकेज होती है, तो हम वहां पे कंसीडर करते हैं। फिर आता है ऋतु, और वो भी आयुर्वेदा से क्योर होता है। हाँ, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है या इवन मैं करती हूँ, मैंने अभी तक के जितने फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस है विदाउट सर्जरी विद इन 3 to 4 months में ओपन कर दिए। तो फिर आती है ऋतु यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो 28 to 30 days की होती है। तो कई बार होता है ना कि फीमेल को ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, या एक बन रहा है तो वो बड़ा नहीं हो रहा है, या मल्टीपल एग्स बन रहे हैं, या बड़ा हो रहा है तो रप्चर नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे केसेस होते हैं उसमें, तो हम वहां पे कंसीडर करते हैं। और जैसे सर ने बात बताई पीसीओडी, पीसीओएस, वहां पे तो एग्स मल्टीपल बन रहे हैं, वो मैच्योर ही नहीं हो रहा है, तो वो वहां पे अफेक्ट करता है। नंबर 3 पे आता है बीज, स्त्री बीज, पुरुष बीज, ओवम स्पर्म। बासमती चावल डालो तो बासमती होगा, नॉर्मल डाले तो नॉर्मल होता है, तो वो वहां पे होता है। एंड फिर खाद्य पानी यानी जो न्यूट्रिशन, डाइट एंड हार्मोन्स, थॉट्स, वो वहां पे अफेक्ट करते हैं। तो खेत कैसा होता है ना, उसके ऊपर ही सब कुछ होता है। मैं यहाँ से जाके कच्छ में बासमती चावल डाल दूं, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो फर्टाइल नहीं है। तो यही 4 फैक्टर से हमें रिजल्ट मिलता है ये पंचकर्मा से। अब पंचकर्मा से फर्टिलिटी से कैसा रिलेशन है? तो जैसे किसी की कोई कपल आया, उनको फर्टिलिटी के इश्यूज है, तो नाड़ी परीक्षण करते हैं, तो मालूम होता है कि हाँ पित्ता एग्रीवेशन हो रहा है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहा है, वायु है, तो ये, तो वहां पे हम उसको बैलेंस करने के लिए कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद 2 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट होती है, एक शमन और एक शोधन। वापिस थोड़ी आयुर्वेदिक तो शमन यानी मेडिसिन लेके मैं क्योर करूं। किसी को अगर एग्स नहीं बन रहा है या स्पर्म में कोई डिफॉर्मिटी है, तो हम दवाई से उसको क्योर करते हैं। दूसरा होता है शोधन, दैट इज द डिटॉक्सिफिकेशन पंचकर्म। अच्छा, यानी एक और एग्जांपल कि गाड़ी में गड़बड़ है, क्लच में या एक्सेलेरेटर में या कार्बोरेटर में कुछ, तो या तो हम रिपेयर करवाए या तो सर्विस करवाए। रिपेयर करवाओ तो थोड़े टाइम चलेगी, फिर वापिस एज इट इज हो जाएगी, चलो भाई ये तो वापिस डालनी पड़ेगी। सेम बॉडी में
वो रिपेयरिंग का काम करेगा, एक सर्विसिंग का। तो जैसे ही सर्विसिंग होती है ना, हार्मोन्स अपना प्रोडक्शन अच्छे से करते हैं। और 10 साल पहले की बात करती हूँ, एक कपल आया था एंड अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, और वो सेकेंडरी थी। फर्स्ट तो उसकी डॉटर थी, वो 8 साल की हो गई थी और उसको कहीं से भी रिजल्ट ही नहीं मिल रहा था। जब मैंने उसकी प्रकृति परेशान की और मैंने बोला पित्त एग्रीवेशन है, आपको विरेचन करवाना पड़ेगा, तो मालूम नहीं था, पहले तो इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी पंचकर्मा की। तो फिर उसको एक्सप्लेन किया कि बॉडी में गर्मी बढ़ती है, पित्त यानी गर्मी, हीट बढ़ रही है, तो यूट्रस में हीट बढ़ रही है, तो उसको निकालना होगा। तो दे डिड, जिस मंथ पे विरेचन हुआ उसी मंथ पे उसको डबल पिंक लाइन आ गई। इतने ऐसे तो बहुत सारे कपल्स हैं कि जिसको 9 साल से नहीं है, सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन करवाया और रिजल्ट मिल गया। क्योंकि कचरा आप साफ कर रहे हैं ना, तो सेल जो होते हैं वो रिजुविनेट होते हैं हार्मोन प्रोडक्शन के लिए। तो फर्टिलिटी में तो मार्वेलस रिजल्ट मिलते हैं पंचकर्मा से। वैसे इतनी सारी बातों के बाद जो व्यूअर्स हैं उसमें एक्साइटमेंट तो आएगा, राइट? अब सवाल ये भी हो सकता है कि ठीक है, ये जो भी बातें हैं उसके लिए शायद वो लेट हो गए, शायद किसी का ऑलरेडी बेबी बॉर्न हो चुका है, शायद 6 महीने का है, 9 महीने का हो गया है या 1 साल का हो गया है, लेकिन वो कपल चाहता है कि कुछ क्वालिटीज इसमें हो जो वो सोच रहे थे। अब तो समय चला गया, अब उसमें कुछ हो सकता है क्या? सर आप क्या बताएंगे? नहीं, एक बार बच्चा बाहर आ गया, बड़ा हो गया, बाद में मुश्किल है। वो खुद चाहे तो अपने आप को बदल सकता है, पेरेंट्स का रोल खत्म हो जाता है। मैं भी ये सब जब सीखा तो लगा कि मैं भी लेट हूँ, मेरा बेटा तो अभी 46 ईयर का हो गया। तब तो ये संख्या का ज्ञान ही नहीं था, पहले पता होता तो शायद मैं और क्वालिटी उसके अंदर डाल देता था। तो बाहर निकलने के बाद तो फिर उनको बच्चे को ही सीखना पड़ेगा कि हाउ टू रीप्रोग्राम, जो माइंड पावर से होता है। मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ, अहमदाबाद में भोपाल में एक सोनाली नायक डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, मेरे प्रोग्राम में आई थी। उनको ऑलरेडी एक बच्चा हुआ था, दूसरा नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको विजन बोर्ड बनाने का बोला और लड़का ही चाहिए था, और वो भी ऐसा चाहिए था कि जैसे मेरे यहाँ पे ऐसे मोल उनका गाल के ऊपर हो। तो उसने वैसा ही एक फोटो डाला था और बाद में उसको बच्चा हुआ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। शी हरसेल्फ वाज अ गायनेकोलॉजिस्ट। मेरी बेटी की नेहा की डिलीवरी वहीं करवाई हमने। तो उसने विजुलाइज किया और बिल्कुल उनको लड़का ही हुआ, और ऐसा मॉल वाला ही लड़का हुआ, और ये जबरदस्त। उनका वीडियो इंटरव्यू मैंने यूट्यूब पे डाला है, डॉक्टर सोनाली नायक। तो इवन एजुकेटेड लोग भी मानते हैं। 3-4 गायनेकोलॉजिस्ट मेरे पास ऐसे लेडीज जिनको ये गर्भ संस्कार की वजह से उनको बच्चा हुआ, पहले नहीं था, यानी इनफर्टिलिटी का केस की बात करता हूँ, और जैसा चाहिए था वैसा हुआ ऐसा। तो आजकल एजुकेटेड लोग भी मानने लगे, खास करके डॉक्टर सपोर्ट करते हैं इसके अंदर कि ये सच है सब कुछ, क्योंकि ये विज्ञान है, ये कोई हमारी घर की बातें नहीं है। पूरा गूगल के ऊपर है, जाके गूगल पे सर्च करो, हम जो बताए वो सब कुछ गूगल पे मिलेगा। ऑथेंटिसिटी देखना है। आप क्या कहेंगे मैम, आयुर्वेद या गर्भ संस्कार में कुछ ऑप्शन बचेगा क्या बाद में? एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। अगर आपको घर बनाना है तो आप क्या करोगे? नया सा तो पहले तो जमीन से ही पूरा प्लानिंग करेंगे, फिर हम आर्किटेक्ट लेंगे, आर्किटेक्ट ने पूरी डिजाइन कर लिया, आपने बोला कि मुझे इतने बेडरूम ये सब चाहिए, फिर कॉन्ट्रैक्टर आएगा, पूरा बन गया, फिर पूरा रेडी हो गया 2 to 3 इयर्स के बाद, अब आप बोलोगे नहीं यार मुझे पसंद नहीं है, फिर तो तोड़ फोड़ होगी, चेंज हो सकता है। होगा तो भी बहुत नुकसान मुश्किल है, डिफिकल्ट है। सेम यहाँ पे है, जैसे बीज बोया वैसा ही मिलेगा। अगर मैं जामफल के बीज डालूं और फिर पेड़ बड़ा होगा, फिर मैं नहीं यार मुझे तो एप्पल चाहिए, वो चीज यहाँ पे होगी। जैसे बीज डाल दिया आउटपुट वैसा ही होता है, क्योंकि 80% काम हो रहा है अंदर। 80% के टाइम आपने जो डाला वो हो गया, अभी बाद में आगे 20% बाकी है जो आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो 20% के टाइम कपल जो कुछ भी पेरेंटिंग डालनी है वो वहां पे डाल सकते हैं। पेरेंटिंग का रोल होता है, पेरेंटिंग का रोल पहले होता 2 है, साल में गर्भ संस्कार का 18% हो जाता है, बाकी 2% ही रहता है जो चेंज है वो। तो उसके बाद तो कुछ, और मैंने आपको एग्जाम्पल अच्छे से शेयर किया, वही चीज होती है। जैसा बीज डाला, फिर बच्चा बाहर कई कपल होते क्या, हाँ ये तो मस्ती करता है, कुछ सुनता ही नहीं है, ये कर रहा है, वो है एकदम शैतान है, बट आपने 9 महीना क्या किया, वही चीज हो रही है। तो जब 80% काम चल रहा है तब कपल कोई एफर्ट नहीं डालते। 20% के टाइम सिटी की बेस्ट स्कूल, बेस एक्टिविटी सब जगह पे डालते हैं। स्कूल में जाते हैं तब 2% तब आउटपुट नहीं मिलता है ना, इतना खर्चा, इतनी मेहनत करते हैं, अच्छे स्कूल, अच्छे टीचर, और ये कोई तो ये चीज हो रही है। मैं बोलता हूँ बच्चे की पहली स्कूल तो माँ का घर भी है, और सबसे पहले टीचर भी माँ ही होती है बच्चे की, बाकी टीचर का रोल बहुत मिनिमम होता है, ऐसा है।
मैम जब भी हम अभी इनफर्टिलिटी की बात कर रहे थे और आप आयुर्वेद के थ्रू इनफर्टिलिटी पे ट्रीट करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो भी पेरेंट्स होते हैं या फिर जो भी कपल होते हैं जिनको बच्चा चाहिए और इनफर्टिलिटी के इश्यूज जब आते हैं तो वो एक ऑप्शन जो सीधा सीधा जाते हैं दैट इज आईवीएफ, राइट? तो आईवीएफ और आयुर्वेदा उसमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि हम तो यही सोचते हैं कि आयुर्वेदा है उसमें टाइम ज्यादा लगता है, हाँ, और उसमें फिर वो होगा नहीं होगा वो ट्रस्ट कोई फैक्टर गारंटी नहीं है, रहती है, Surety trust नहीं नहीं है। आता। हाँ, श्योरिटी वही। नहीं है, वहां तो वो गारंटी देते हैं। वहां पे भी नहीं देते हैं, अच्छा, वहां हाँ, पे भी sorry। 30% ही होती है। हम्म, चलो उनको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूं। आईवीएफ जो है ना वो एक टूल है, वो टूल अप्लाई करते हैं एंड फिर दे कैन टेक अ चांस कि चलो आपके ले लेते हैं स्पर्म ओवम और मल्टीपल स्टिमुलेशन देते हैं ओवरी को, फिर मल्टीपल एग्स बनाते हैं, लेके वो आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी वाली चीजें करते हैं। इम्प्लांटेशन करने के भी बाद भी कहाँ पे इम्प्लांटेशन हो रहा है, वो इम्प्लांट करते हैं एम्ब्रियो, आफ्टर दैट वो बोलते हैं कि वी विल वेट, मिलेगा नहीं मिलेगा, लास्ट में भी ऊपर वाले के ऊपर ही जाता है कि अगर सपोर्ट कर रहा है तो, राइट? तो वो एक टूल होता है। अब आयुर्वेद की बात होती है तो हम रूट कोज के ऊपर काम करते हैं, इसलिए सक्सेस रेशियो मिलता ही है। मेरे पास 10 आउट ऑफ 8 के सक्सेस रहते हैं, रेशियो 8 to 9 के। ओह, और जो आईवीएफ फेलियर भी है ना उनको भी रिजल्ट दिया हुआ है। 3-4 आईवीएफ फेलियर, आप मानोगे नहीं, जब वो आते हैं ना तो फिजिकली, इमोशनली, मेंटली इतने थक Drained जाते होते हैं। हैं, फाइनेंशियली हाँ, ये 7 to 10 लाख रुपीस ऑलरेडी इन्वेस्ट करके ही आते हैं। बट ये सक्सेस रेशियो जो आप बता रहे हो ये बहुत इंप्रेसिव है, हैंडसम है, यानी हाँ। 80% सक्सेस हाँ। रेशियो। क्योंकि रूट कॉज पे काम करते हाँ हैं। और इतने फटाफट, अभी 2 दिन पहले परसों ही मेरी एक पेशेंट को सेकेंडरी फर्टिलिटी थी, उसको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। ओह, 1 महीने पहले मेरी ही क्लासमेट सूरत की है, 42 इयर्स, तो वो एमबीबीएस डॉक्टर है एंड शी कॉल्ड मी के बारे मुझे सेकंड प्लान करना है। तो मैंने बोला कि एंड शी न्यू अबाउट ऑल द रिपोर्ट्स, क्योंकि डॉक्टर मालूम ही है। तो मैंने देखी उसकी एएमएच थी 0.01। अब एएमएच क्या है? एंटी मुलरिन हार्मोन, जो इंडिकेट करता है कि फीमेल के ओवरी में अब कितने एग्स बाकी है, बचे। क्योंकि फीमेल जब बॉर्न होती है तो उसकी पूरी लाइफ में कितने एग्स बनेंगे वो डिसाइड हो ही जाता है। तो वो रिजर्वर अभी खत्म होने की तैयारी में। तो मैंने बोला कि तो आईवीएफ करवाने के लिए गई थी, उसने बोला तो, बट उन्होंने बोला डोनर एग लेके करवाना पड़ेगा। एंड एक और प्रॉब्लम ये था कि वो 3 to 4 मंथ में उसको पीरियड आता था। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने बोला चलो वी विल प्लान फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन। बोले नहीं नहीं, मुझे मालूम है तू प्रेगनेंसी कंसीव करवा ही लेगी, मुझे तुझे इतना सारा ट्रस्ट है। तो मुझे और मोटिवेशन मिल गया, चल शी इज रेडी, क्योंकि सब पेशेंट की सब बिलीफ के ऊपर ही होता है, राइट। तो ट्रस्ट होता है ना। तो मैंने उसको वहां पे वो डायलॉग भी मारा कि राम नाम पे पत्थर तैरता है, तो तेरी बिलीफ में तो मेरा काम आसान हो जाएगा। एंड फिर मैंने डिटॉक्सिफिकेशन करवाया। जैसे डिटॉक्स खत्म हुआ एंड शी गॉट नेचुरल पीरियड्स। तो मुझे मालूम है वो लद्दाख गई थी घूमने के लिए, उसी टाइम पे उसका पीरियड आ गया। फिर वो आई मेडिसिन कुरियर, जब डिटॉक्स करते हैं तब मेडिसिन नहीं देते हम, क्योंकि कचरा साफ करना है तो दवाएं क्यों। फिर दवाइयाँ, उसको कुरियर की दवाइयाँ शुरू की। एंड मुझे अभी भी याद है गणेश चतुर्थी के अगले दिन उसने कॉल किया कि खुशबू अभी पीरियड नहीं, इस बार मुझे पता नहीं तेरे दवाइयाँ चेंज की, मुझे अनइजीनेस लगता है, मजा नहीं आ रहा है, ये है वो है। दवाई तो सही है, ऐसी प्रकृति वैसे नहीं दी है, सब सही है। बोले पता नहीं वो इस बार की सेट ही नहीं हो रही है, 2 दिन हुए लेने शुरू किया है। तो मैंने बोला तेरा पीरियड है? तो बोले नहीं, तो कल सुबह की पहले टेस्ट कर। गणेश चतुर्थी के दिन डबल पिंक लाइन उसने मुझे भेज दिए एंड शी कॉल्ड मी कि माय गॉड, मुझे मालूम था कि तू रिजल्ट दे देगी, बट इतना जल्दी उतना नहीं माना, विद इन 2.5 मंथ। ओह, वेरी गुड। तो ये चीज होती है। तो जब आप रूट के उसके ऊपर काम करते हैं ना तो आराम से, और कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है ना। जो कोई डिटॉक्स करवाओ, आप जो कोई भी मेडिसिन लेते हैं वो उसकी साइड इफेक्ट कहाँ है? देयर आर नो साइड इफेक्ट्स। तो आईवीएफ में और आयुर्वेद में ये डिफरेंस है। गॉड, वो हार्मोन स्टिम्युलेट करते हैं, हम हार्मोन नेचुरल प्रोडक्शन करवाते हैं। मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट अपनी both are अपनी options, जो हाँ। पति के अकॉर्डिंगली Yes, पढ़े yes, हैं yes. उसके अकॉर्डिंग एक्सपर्टीज है। ओवरी को स्टिमुलेशन करके मल्टीपल ओवरीज ओवम बनाते हैं, बट जो बॉडी के हार्मोन्स काम कर ही रहे थे, अभी उसने काम करना बंद किया, वो हम नहीं सोच रहे हैं।
तो हम वहां पे काम करते हैं। तो ये डिफरेंस है। बोथ आर ऑप्शंस, हाँ। लोग चूज कर सकते हैं वो प्लस करते हैं। माइनस। अगर आईवीएफ ऑप्शन है, किसी के पास अगर है कि पेशेंस नहीं है या एज हो गई है 45 प्लस और उनको है कि नहीं अभी हमें आईवीएफ ही करवाना है, तो उनके पास ये ऑप्शन है कि वो पंचकर्मा पहले करवा लें। हाँ, डिटॉक्स करके आईवीएफ अपने करवाओ, मैं वही सोच रहा था। 5 to दोनों 6 का बेनिफिट हाँ, है। दोनों का तो benefit दोनों ले। करवा ले। कई कपल होते हैं ऐसे भी करवाने के लिए कि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं मैडम, हाँ। फैमिली से प्रेशर है कि नहीं आप आईवीएफ ही करवाओ, आयुर्वेद का कंसेप्ट उनको पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कपल आते हैं ना, फैमिली वाले नहीं आते। हाँ, तो मैं वहां पे ये ऑप्शन देती हूँ कि आपकी शुद्धिकरण कर लो, बीज शुद्धि संस्कार कर लो, देन वो ऑप्शन करो, और उसके हाँ। बाद जैसे इम्प्लांट हो गया गर्भ गर्भ संस्कार। संस्कार कर लो। Yes. तो आपको तो हमें तो यही है ना कि हमारे Right. वहां पे कंट्रीब्यूशन है, Yes, तो ये ऑप्शन भी रहता है। true, true. तो वैसे पूरी बातचीत तो एक नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, और ये समझ में आ रहा है कि ऑलरेडी हमारे आयुर्वेद में जो लिखा हुआ है वो आज की तारीख में इतने सालों बाद भी कितना एडवांस लग रहा है, यानी मैजिकल लग रहा है और एडवांस भी लग रहा है, साइंस को भी टक्कर लगा है ऐसा लग रहा है। मेरा अभी जो नेक्स्ट एक्साइटमेंट है वो ये है सर, कि अगर किसी कपल को आज प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करना है और प्रोग्रामिंग करना है, तो आने वाली 25 साल की जो दुनिया है, फ्यूचर जो है, उसको ध्यान में रख के कैसा कैसा प्रोग्रामिंग हो सकता है। हाँ, फिजिकली स्ट्रांग बने, पहली बात तो ये, Right. मेंटली Yes, स्ट्रांग बने, पॉजिटिव बने, एम्पैथी वाला बने, यानी दूसरे की संवेदना Feelings को understand. समझे। एग्जैक्टली। बस, तो दुनिया एक अलग बन जाएगी। यानी एक अल्टीमेटली गुड ह्यूमन बीइंग बने। गुड Yes. ह्यूमन बीइंग बने। यानी आपने बहुत अच्छे से बताया कि एक आइडियल क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, होनी है ना? चाहिए। लेकिन अगर किसी के सामने आप ऐसा बोल दो कि भाई मांग मांग, जो मांगे वो मिलेगा, कथा अल्लाह सुबह तो शायद पढ़ यही कर। बोल रहा है, अलादीन है ना? जैसा। तब एक इंसान के अंदर जो एक ग्रीड होती है ना, वो झाग जाती है और फिर वो लिस्ट निकालता है। और वो लिस्ट में मैडम के सामने बहुत सारे पेरेंट्स आए होंगे और उन्होंने लिस्ट रखी भी होगी, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि लोग क्या क्या डिमांड करते हैं और कैसी कैसी क्वालिटीज लेके आप वो जो बोल सोचते रहे हैं ना, उससे अपोजिट होता है। हैं। अच्छा, जैसे कपल आते हैं ना, तो मैं एक पेन और पेपर देती हूँ कि आपको कैसा बच्चा चाहिए, तो 2 ही क्वालिटी होती है, हम्म, एक खूबसूरत और एक हेल्दी। हम्म, मैंने बोला कोई क्वालिटी ही नहीं, तो वो सोचते ही नहीं एक्चुअली Okay. कि उनको क्या चाहिए। खूबसूरत है ना, हाँ, बस 2 ही कैटेगरी, यार, कोई अगर होती ही नहीं ये भी क्वालिटी। एक ये भी चीज होती है ना मैम कि ऐसा सवाल कभी किसी ने पूछा भी नहीं होता। हाँ एग्जैक्टली। तो हाँ, सोचा ही नहीं है ना कि नहीं, अगर आप पूछो सोच भी कैसा नहीं है तो बच्चा होगा चाहिए। क्या, वो भी पता नहीं। हाँ, हाँ, इसलिए। तो उनको मालूम ही नहीं होता है कि उनके पास दे आर कैपेबल। हम्म, तो उनको गोल ही मालूम नहीं कि कहाँ पे जाना है तो कैसे पहुंचेंगे। हम्म, तो मैं तो खुद कहती हूँ कि 50 क्वालिटीज, जो अच्छा। कपल आता है उसको 50 क्वालिटी तो डिसाइड दे- है। हाँ, दिस फिजिकल Menu. क्वेश्चन, क्योंकि उनको मालूम नहीं होता है कई बार कि कपल इतना सोच ही नहीं सकते। सोचे तो मैक्सिमम विवेक जी वो 10 से 15, हम्म, उसके बाद तो वो सोच ही नहीं सकते हैं। तो अभी कोई इतना टाइम देगा भी नहीं इतनी फास्ट लाइफ में, तो सबको रेडीमेड वाली चीजें चाहिए। तो फिर मैं उनको देती हूँ कि फिजिकल क्वेश्चन की ये है, देन यू कैन डिसाइड कि आपको क्या चाहिए, और फिर उसको प्रिसाइज करते हैं। इसको हम कैफेटेरिया चॉइस कहते हैं। मेनू। जैसे कैफेटेरिया में गए ना, वही, मेनू वही। देते हैं, क्या चाहिए, दाल बड़ा खाइए, ये हाँ, चाहिए, लेकिन ये चाहिए। करना क्यों पड़ता है कि कपल अभी है ना इंस्टेंट वाली चीजें चाहिए, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो वी कैन सपोर्ट देम के चलो ये क्वालिटी अभी उसको और एलाबोरेट कीजिए। अगर कॉन्फिडेंस है तो किसके जैसा चाहिए, हम्म, तो उसके लिए अलग अलग चीजें होगी। जैसे मैंने पहले बोला, मेरे लिए नरेंद्र मोदी जी है, सर के लिए कोई और होगा, आपके लिए कोई और होगा। Right. तो वैसे उसको एनहांस करके फिर हम उसको डिटेल में जाते हैं। तो बेसिक वो रहता है, तो वो उसके बाद मैं तो बोलती ही हूँ कि 50 रखो, ओह, कम नहीं। जब लाना ही हमारे पास कैपेसिटी तो बिल्कुल, कम देने वाला बैठा है तो हम क्यों कंजूसी हाँ, करने का क्यों मांगे? कंजूसी करे। वो तो सही जो है। मांगेंगे उसके ऊपर तथास्तु कर तथास्तु। देगा। तथास्तु ही है। ये बात है। yes. बराबर है। तो सर, बातों बातों में आपने भी एक चीज कही कि सबको गर्भ संस्कार करना चाहिए, चाहे कहीं पे भी करे। तो मैम, अगर किसी को घर बैठे गर्भ संस्कार करना है तो उसके क्या स्टेप्स रहते हैं, बेसिक स्टेप्स? यानी खुद करना है या हाँ, किसी के खुद अंडर? करना खुद है। करना है, ओके। यानी हमारे व्यूवर्स के लिए हाँ। है कि जो आज ये वीडियो देखेंगे उनको समझ में आया करना है, तो तो उनके लिए मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगी जो 30 मिनट्स का वीडियो रहेगा कोर्स, Okay. तो वो उसको देख के कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर वो उसको अपने आप करना है तो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है। जैसे
हर एक मंथ की बुक्स अलग अलग रहती है, बट फिर भी बेसिक अगर कहे तो एक पॉजिटिविटी की, माइंड पावर की तो पढ़नी ही होती है, क्योंकि बच्चे की वही प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। दूसरी होती है रामायण गीता, जो नॉर्मल दादी नानियां कहती है वैसी। और तीसरी होती है क्वालिटीज वाइज, जैसे शबरी की लाइफ के रिगार्डिंग है, या फिर कोई बाल वार्ता है वैसी भी। और फोर्थ वन इज मोरल स्टोरीज, तो ये उनको खुद पढ़नी होगी। योगा प्राणायाम में भी थोड़ी अवेयरनेस है, तो वो खुद कर सकते हैं। डाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लिया तो चलता है, तो वहां पे उसको फोकस, क्योंकि मदर की ऐसी मेंटालिटी भी माइंडसेट कह सकते हैं, तो वैसा ही होता है कि नहीं प्रोटीन ही लेना है, मैं तो यही खाना है, मैं डॉक्टर ने बोला मैं हम सब कुछ खा सकते हैं, बट वो नहीं सोचते कि आप जो खा रहे हैं वही प्रकृति बना रहा है। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपके पास लिस्ट है तो एक लिंक देखे और दे सकते हैं। मैं वो भी शेयर कर दूंगी, ये वीडियो की लिंक। एटलीस्ट फूड क्या खाना चाहिए प्रेगनेंसी में हर महीने उसके डाइट प्लान, 7 डेज का डाइट प्लान या कुछ बना के वो भी शेयर कर लूंगी। उनको एक फॉर्म भी फिलअप करके देंगे, इफ दे वांट टू टॉक विद अस, तो वो भी हम कर लेंगे, जिससे उनको मैक्सिमम फायदा हो। और ये वीडियो वाला उसको काफी, क्योंकि हर एक टॉपिक को वहां पे मैं उसको उनको एक्सप्लेन करके दूं, योगा से लेके ये क्वालिटीज के हर एक टॉपिक, तो इनको इजी रहेगा और वो फ्री रहेगा। वैसे आप खुद भी 2 प्यारे से बच्चों की मदर हो, और बस ये जानना चाहेंगे कि आपने जब अपनी प्रेगनेंसी की प्लानिंग की थी तो खुद के साथ कैसे आपने क्वालिटीज डिसाइड की और उसका क्या रिजल्ट आया, और यानी आपका जो गर्भ संस्कार खुद आपने किया वो प्रोसेस कैसी थी? आई वेंट टू मेमोरी लैंड। ये शुद्धि संस्कार तो मैंने दोनों के टाइम, आई हैव 2 किड्स, खेवना और तथ्य उनका नाम है। खेवना इज राइट नाउ 15 years old एंड माय सन इज 10.5 years old। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, बहुत वैसे भी प्रेगनेंसी तो प्रेसियस ही होती है, तो बीज शुद्धि तो कर ली, स्नेहल ने पंचकर्मा करवा लिया, मैं क्योंकि अवेयर थे। तो मेरा ये है कि एज अ कोच अगर हम कुछ सिखा रहे हैं तो हमें खुद तो पहले करना ही चाहिए। तो वो पंचकर्मा करवा के पूरी प्रॉपर आह्वान विधि से ही जो ब्रह्मचर्य रखना था वो भी, एंड फिर उसी जो 3 दिन ट्रायल लेने थे, और प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। प्लानिंग फेसेस सब कुछ क्वालिटी डिसाइडेड थी, बट उस टाइम पे शायद मैंने थोड़ी सी ये की कि मेरे जैसे ही मैक्सिमम क्वालिटी डाली थी। जो बच्चा हो मेरे जैसे ही लुक में होना चाहिए, उसके हेयर ऐसे ही सिल्की होना चाहिए, स्किन टोन स्नेहल जैसा होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज। और मेरी हाइट 5.1 है, मेरे हस्बैंड की 5.4 है, तो मुझे था कि मेरे बच्चे की हाइट 6 फीट होनी चाहिए। किसके जैसे? मेरे फादर की जैसे, मेरे पापा के जैसे। जैसे हर एक क्वालिटी रखी थी। और खेवना जब बॉर्न हुई उसका वेट था, वो भी मैंने मैनिफेस्ट किया था 3.9 kg, और उसका वेट आया था पाउंड 3.9 हाँ, तो 3.9 kg रखा था। और खेवना जब बॉर्न हुई उसका वेट है 3.8 kg। वेरी गुड। और जब उसमें हर एक क्वालिटी आप अगर देखोगे अभी राइट नाउ, आई विल शेयर द फोटो विद यू, कौन खुशबू है कौन खेवना है आपको मालूम ही नहीं। हाँ बिल्कुल उनके जैसे दिखती है, सेम। और क्वालिटी में मुझे था कि बिब्लोफाइंग होना चाहिए, वो एकदम सबको रिस्पेक्ट करे, वो सब क्वालिटीज उसमें आई। फिर जब सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान की तो पहली प्रेगनेंसी एकदम स्मूथली गई, बच्ची भी बड़ी से अच्छे से हो गई, कोई परेशानी नहीं आने के बाद भी मेरे दोनों बच्चों ने एक भी नाइट मुझे ये जगाया नहीं है। सेकेंड प्रेगनेंसी जब प्लान की तो स्नेहल ने बोला कि इस बार मेरे जैसी ज्यादा डालता। चीटिंग की। तो मैंने बोला ठीक है इस बार ऐसा करेंगे। और मुझे था कि मैंने कृष्ण की क्वालिटीज बहुत ज्यादा डाली थी इस बार। मुझे खुद को आगे मेरी एक डॉटर था, मुझे सेकंड तो बॉय ही चाहिए, तो मैंने एक वो रखा था। और वो कृष्ण की क्वालिटी इसलिए रखी थी कि वो नटखट होना चाहिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, उसके एक गल में डिंपल भी रखा, मुझे शाहरुख खान पसंद है ना, तो मैंने एक गल में डिंपल भी रखा था। तो और ऐसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सब कुछ रखा था। और लुक वाइज वो स्नेहल जैसी चीजें रखी थी। तो वो एक्चुअल ऐसा है, आप उसको देखोगे ना, आप नटखट वाले मिस्टीवियस नहीं, बट नटखट बोल सकते हैं, आपका फोकस उधर पे ही जाएगा। कहीं पे भी लेके जाते हो ना तो वो हर किसी का अट्रैक्शन बन जाता है। तो वो इसके एक ही गाल में डिंपल है, राइट। तो वो चीज होती है। और सारे तो मिले हैं तो सारे बोले खुशबू इसमें तो हर एक चीज क्वालिटी कोच की ही है, हर क्वालिटी उसमें वो लेके आए। तो वो एज अ कोच, एज अ मदर, मैंने भी ये प्रैक्टिकली अपने बच्चे में डाला है। और अभी मुझे ये है कि मैं बहुत बिजी रहती हूँ क्योंकि पंचकर्मा की हॉस्पिटल ओपीडी ऑनलाइन ये कोचिंग के प्रोग्राम रहते हैं। तो खेवना इज राइट नाउ 9th स्टैंडर्ड, तो भी वो टॉपर है। तो मैंने प्रोग्रामिंग कर लिया, अभी मुझे टेंशन
नहीं है। और वो दोनों बच्चे मेडिटेशन करके ही सोते, जो मैंने करवाया था वो ही सब वो लोग करते हैं। राइट। और मैंने प्रेगनेंसी के दौरान एक खास चीज की थी, जो मैं प्रेग्नेंट को भी कहती हूँ कि अब सोने से पहले कोई लुल्ला भी सुनो। अपने गुजराती में क्या कहते हैं उसको, लोरी। लोरी। राइट, तो वो लोरी सुनना होता है। तो हम कहते हैं कि इष्ट देव की सुनो या कुछ भी कर सकते हैं आप, क्योंकि मदर की बायोलॉजिकल क्लॉक को ही बच्चा फॉलो करता है। अभी मदर रात को स्क्रॉलिंग करेगी तो बच्चा वही करेगा। तो मदर कहेगी बच्चा नहीं सो रहा है, बट वही 1-1:30 बजे सोती है तो बच्चा वही प्रोग्रामिंग करता है। तो मैं क्या करती, 10 बजे सोती थी तो साईं बाबा की शयन आरती सुनती थी, 9 मिनट 45 सेकेंड की है। तो राइट ना 15 साल के भी हो गए ना, रात को सोने से पहले वो म्यूजिक करते हैं, 5-6 मिनट में वो सो जाते हैं। वाह। तो अभी राइट नाउ वो वही चीज, रात को मेडिटेशन, सुबह में 5:30 बजे उठ जाते हैं, वो भी मेडिटेशन करते हैं, फिर स्कूल के लिए रेडी होते हैं। तो प्रोग्रामिंग अंदर कर लिया, फिर उसको एनहांस करने के लिए एक्टिविटीज करवाते हैं, न्यूरॉन को कनेक्टिविटी के लिए, ये सब तो वो मेडिटेशन हो जाता है। क्योंकि सराउंडिंग से भी डैमेज तो होता ही है, प्रोग्रामिंग बिलीफ तो वहीं से बनती है, सराउंडिंग से। कोई ऐसा इवेंट हो या कोई ऐसा केस हो जहां पर आप इमोशनली अटैच हुए हो, आपके पेशेंट हैं या कोई एक ऐसा कपल है, ऐसा कोई इवेंट बना है क्या? एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट निकला हो जहां पे चैलेंजिंग हो कुछ? हाँ, एक वडोदरा की एक पेशेंट है, 2 नवंबर की उसके सन की बर्थडे गई। शी कॉल्ड मी फॉर ग्रेटिट्यूड, आप ही उसकी दूसरी माँ हो, आपकी वजह से है। एंड वो बच्चा हुआ 7 साल का, यानी 8 साल पहले, 9 साल पहले की बात है। She had 6 miscarriages. Oh, before this delivery. तो उसकी शादी को आई थिंक 9 साल हो गए थे, एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी में हार्ट बीट नहीं आया, सेकेंड में सब कुछ सही जा रहा था, कंसीव तो हो जाता था पर सर्वाइव नहीं करता था। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में शी वॉज एट सूरत और सब कुछ सही, डॉक्टर ने सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस स्टिचेस लेते हैं ना, वो भी ले लिया था कि बच्चा निकल ना जाए ऐसे। डॉक्टर ने बोला सब सही जा रहा है, 8 जैसे ही कंप्लीट होगा हम सीजर से बच्चे को ले लेंगे। बिफोर 15 डेज उसके हार्ट बीट चले गए। तो स्टिल बॉट हुआ। फिर उसकी 3rd प्रेगनेंसी वापस प्लान की, और तब उसका 6 मंथ चल रहा था, एंड लेबर पेन स्टार्ट हुआ, 7 लगाई और डॉक्टर के यहाँ पहुंची और डिलीवरी हो गई। बच्ची कुछ 800 ग्राम्स की हुई, एक ही दिन सर्वाइव हुआ नहीं हुआ। उसके बाद वापस कंसीव हुआ तो भी वो मिस हो गया। उसके बाद लास्ट में 6th वाला जब कंसीव हुआ तो उसकी 3rd मंथ से ही सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस स्टिचेस ले लिए थे डॉक्टर ने, सेफर साइड। हार्मोन सपोर्ट एवरी टाइम चल रहा था। 1 महीना टोटल उसको बेड हॉस्पिटलाइज ही थी, तो भी वो सर्वाइव नहीं हुआ और मिसकैरेज हो गया। फिर वो आई मेरे पास कि शी वाज क्राइंग, वो होता है ना, वो इमोशनली थक गई थी एक्चुअली। एंड लास्ट टाइम पे तो वो एकदम डिप्रेशन में आ गए थे, गुड़िया को लेके बैठी थी, किसी को उसको पकड़ना, ये मेरी बेटी है ऐसे करके। तो वो आई, उसने बोला कि मेरी बॉडी को आप हेल्दी करो पहले, तो क्योंकि यूट्रस को हेल्दी करो। ठीक है, उसकी प्रकृति पर गई। और आयुर्वेद में हम उसको मृतवत्सा कहते हैं, और गर्भस्रावी, आयुर्वेद पूरा एलोबरेट किया हुआ है 8 टाइप्स ऑफ वंध्या इसकी कैटेगरीज में। तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और मैंने बोला कि 3 महीना तुझे बस्ती करवानी है, वायु दोष बहुत एग्रीवेशन है, तो उत्तर बस्ती 3 महीना, इस तरह से पूरी प्रोग्राम प्लान की। मैंने उसके 8 महीना लगाए प्रिपेयर करने में, 8 मंथ्स मेडिसिन और इससे। फिर मैंने बोला अभी तू रेडी है, अभी तो सोनोग्राफी करे, सब कुछ सही था, स्मॉल फाइब्रोइड से दिक्कत वाली नहीं थे। मैंने तो कंसीव कर ले, कंसीव तो हो ही जा रहा था, उसको तुरंत कंसीव हो गया। अब मिरेकल यहाँ पे हुआ। थ्रू आउट 9 मंथ्स वो सेंटर पे गर्भ संस्कार करती थी, जो बेड रेस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक भी स्टिचेस लेने की जरूरत नहीं पड़ी। पूरे 9 महीने पे उसका हेल्दी बेबी बॉय का बॉर्न हुआ। तो आज की तारीख में वो हमेशा कहते, ऐसे बहुत सारे कपल होते हैं फर्टिलिटी वाले कि वो ऐसे बोलते हैं कि ईश्वर के बाद ऐसे रहते हैं। तो वो वही इमोशंस हमें और काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं कि कितने लोगों की लाइफ में हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत इमोशनल सीन है कि ये रिजल्ट। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। नहीं होता है ना सर, लोग बहुत आस लेके आते हैं, और कई बार तो कहीं इंफॉर्मेशन किसी ने दी है तो आते हैं, कई बार ऐसे पॉडकास्ट देख के आते हैं, और
एक होप रहती है और वो आखिरी वाली रहती है। एग्जैक्टली। अगर अब ये नहीं हुआ तो फिर वो उनके लिए दुनिया खत्म हो रही है। दुनिया खत्म हो गई। और तब जब आप कुछ मिरेकल्स क्रिएट करके देते हो तो जिंदगी लोगों की बन जाती है। वो उनके लिए यानी एक गॉड है और फिर आप हो, सेकंड है ना। तो वैसे ही माइंड पावर भी ऐसा ही है। माइंड पावर के माध्यम से हम जो भी चाहें वो चीज़ें हम पा सकते हैं। सर आपको भी एक कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, रिसेंटली आपकी एक नई बुक लॉन्च हुई, एजलेस बॉडी। एजलेस बॉडी है। और उसके बारे में भी एक थोड़ा सा अगर आप एक बता सको तो। कितने सालों से लोग सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलता है वो लगता है, कहते हैं कि आप बहुत यंग दिखते फिटनेस, हो। यस। हमारी 3 टाइप की एज होती है। एक होती है हमारी कैलेंडर एज, जिसके हिसाब से मेरे आधार कार्ड के हिसाब से मेरी एक एज है जो लोग गेस कर सकते हैं। दूसरी होती है मेंटल एज, जो आपको पता है, हमने तो साथ में काम किया है, जो यंगस्टर जैसी है। और एक होती है बायोलॉजिकल एज, जो रियल दिखती है वो बायोलॉजिकल एज दिखती है। तो मुझे कम से कम जिनको भी पूछता हूँ 20 साल का गैप दे देते हैं। नरेंद्र मोदी साहब जब यहाँ पे थे, सीएम थे, तब हम एक प्रोग्राम में मिले थे, तो उनको पता चला मैं अशोक भाई का भाई हूँ। तो उन्होंने पूछा आप दोनों में कौन बड़े हैं? बोले आप बताइए कौन बड़े हैं? बोले वो बड़े हैं। बोला नहीं आप गलत है, मेरे से 8 साल छोटे है वो। हैं 8 साल छोटे है? वो सरप्राइज। तो कहने का मतलब ये था कि मैं जितना हूँ उससे मुझे 20 साल लोग यंग दिखते हैं। और बहुत लोग पूछते क्या राज है इसका। फिर मैंने इसके ऊपर स्टडी किया। दीपक चोपड़ा की एक किताब पढ़ी थी, एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड, जो मेडिकल किताब है। तब से मैंने सोचा कि इसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि लोगों को यंग दिखना है, उसके लिए खर्चा करते हैं, अच्छे कपड़े पहनो, लड़कियां ब्यूटी पार्लर में जाती है, उसके पीछे ये कि तो मकसद रहता है यंग दिखे। और लड़के के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट वही रहता है, आप बहुत यंग दिखते हैं, है ना, यंग दिखते हैं। तो मैं सोचा कि यंग दिखना क्यों, यंग बनाए लोगों को मेडिकली, यानी उनकी बायोलॉजिकल एज ही हम यंग कर दें तो कैसा है। अब जैसे मेरी कैलेंडर एज है 75 ईयर्स की, मैं भी मेरी मेटाबॉलिक एज देखी जो बायोलॉजिकल एज का एक पार्ट है, मेरी 39 है। सोच लो 75 कैलेंडर एज और मेटाबॉलिक एज मेरी 39। मेरा बेटा और मेरा दामाद मेरे सामने बैठ के जितना खाते हैं वो टोटल मैं अकेला खा लेता हूँ। यानी दोनों 3-3 रोटी खाएंगे, मैं 6 रोटी अभी भी खाता हूँ। यानी मेरी मेटाबॉलिज्म इतनी हैवी है कि मैं डाइजेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं सोचा कि अभी तक मैंने 130 में से एक भी किताब मेडिकल लाइन की नहीं लिखी थी, जबकि मैं क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर हूँ। तो मैंने पूरा मेडिकल नॉलेज इसके अंदर डाल दिया कि अपनी लाइफस्टाइल कैसी बनाओ जिसकी वजह से आप यंग रहो, यंग दिखो नहीं। राइट। तो ये जो मैंने बुक लिखी है इसमें 3 बेनिफिट वाली लिखी है। एक तो लंबा कैसे जीना है, स्ट्रॉन्ग कैसे फील करना है, और यंग कैसे दिखना है। ये तीनों में लाइफस्टाइल ही काम आती है। तो आपकी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपकी बॉडी नेचुरल वे में ग्रो करे और एजिंग करे। आप एजिंग को स्टॉप भी कर सकते हो और उसको रिवर्स भी कर सकते हो। और हमारा अभी हमारा प्लान चल रहा है पूरे इंडिया में, हम एजलेस बॉडी क्लिनिक स्टार्ट कर रहे हैं। अभी एक फ्रेंचाइजर मिला है, बोलता है 26 तो मेरे सेंटर है वहीं पे हम स्टार्ट कर देंगे। तो बहुत जल्दी हम ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, नया कंसेप्ट ला रहे हैं। क्लिनिक में आके लोग आएंगे हमारे पास में, जिनके हम पहले बायोलॉजिकल एक टेस्ट करके बताएंगे। आजकल बायोलॉजिकल टेस्ट भी होती है जिसमें आपकी स्किन की एज, आपकी आंखों के पूरे हर ऑर्गन की एज। टाटा का 1 mg करके ऐप है, उसमें होती है। 52,000 रुपये चार्ज है, मगर आपको बता देंगे कि आपकी बॉडी की क्या क्या एज है, आप कितना फास्ट एजिंग कर रहे हैं। अगर आपका एजिंग फास्ट हो रहा है तो कितना जल्दी मरोगे ये भी आप रेडी कर सकते हैं, और उसको कैसे रोक सकते हैं ये काउंसलिंग भी करते हैं। तो हमने सोचा कि ये बाहर की दुनिया का कंसेप्ट क्यों नहीं लाए। तो हमारा ये पहला कदम है कि एजलेस बॉडी की अवेयरनेस क्रिएट करें, उसके बाद आगे देखेंगे। एक नया कंसेप्ट ला रहे हैं। अभी अगले हफ्ते में दुबई जा रहा हूँ, वहाँ एक क्लिनिक है ऐसा, वो देखने के लिए जा रहा हूँ कि वो लोग क्या करते हैं। उसके साथ मिलके हम कुछ कर सकते हैं या खुद का कुछ कर सकते हैं, ये देखते हैं। तो लोगों को बहुत पसंद आई। ये तो रजत शर्मा जी के हाथ से लॉन्च हुई दिल्ली में, और अच्छा फीडबैक है। मैं भी एक्साइटेड रहता हूँ जब मैं पढ़ता हूँ, अरे यार मैंने इतनी अच्छी किताब लिख डाली। ऐसा तो मुझे लगता है प्रेरणा का झरना जो बेस्ट सेलर अभी तक रही है, उससे ज़्यादा बेस्ट सेलर ये बनेगी, ऐसा मुझे लगता है। इतनी मेहनत की है मैंने। मेरे साथ दूसरे डॉक्टर ही है, ये आयुर्वेद डॉक्टर है, वो मेरे जैसी MD एलोपैथी डॉक्टर है, हम दोनों ने मिलकर किया है। अच्छा सर, अगर पूरे भारत को विश्व गुरु बनाना है तो गर्भ संस्कार उसमें कैसे यूज हो सकता है? सबसे पहले तो वही मैं बोल रहा हूँ कि देखो
विश्वगुरु बनाना है तो हम किसी को रॉकेट साइंस तो नहीं सिखा सकते, राइट। रॉकेट कैसे बनाना, क्योंकि वो अमेरिकन गोरे लोग हमसे ज्यादा जानते हैं। तो हमारा जो आध्यात्मिक वारसा है उसमें जो नॉलेज पड़ा है ना, वो नॉलेज वो दुनिया को पहुंचाओ तो हम विश्वगुरु बन सकते हैं। तो जैसे ये गर्भ संस्कार है, दूसरा अभी मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट चल रहा है पतंजलि योग सूत्र, जो 2000 साल पहले लिखा गया है, और उसको अगर हम सिखाए लोगों को, वो बियॉन्ड माइंड पावर है। मैंने देखा है कि मैं अभी तक जो सिखाया माइंड पावर, वो तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो पतंजलि योग सूत्र का नॉलेज अगर हम पूरी दुनिया ने देने तो हम विश्वगुरु बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो ओरिजिनल वही है। बाकी तो उन्होंने रिसर्च करके हमें दिया है, राइट। है ना। तो हमारे शास्त्रों में जो भी ज्ञान पड़ा है उसको अगर हम अच्छी तरह से सिंप्लीफाई वे में लोगों तक पहुंचाए, और ऐसे हमारे बहुत सारे ट्रेनर बने कि जो पतंजलि योग सूत्र सिखाए, ये गर्भ संस्कार सिखाए, और फिर पूरी दुनिया में फैल के इसको फैलाए, तब हम कहला सकते हैं कि हम विश्वगुरु है। बाकी तो रॉकेट कैसे बनाना वो हमें सिखाते हैं, है ना, एटम बम कैसे बनाना वो हमें सिखाते हैं। राइट। ट्रू। अच्छा, अभी एक ट्विस्ट और दिमाग में आया था कि आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं मैम? हाँ। अगर किसी की कुंडली में संतान प्राप्ति योग है ही नहीं, तो आयुर्वेद उसे संतान प्राप्ति करवा सकता है क्या? हाँ, अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ रिसर्च करके देखा नहीं है, बट ये भी अगेन बिलीफ के ऊपर है। जैसे अभी जो परसों डबल पिंक लाइन आई जो लेडी की, उसके हस्बैंड ने पूरा ऐसे कि अभी ग्रह ये हो रहा है, यहाँ पे पितृदोष है, ये है वो, तो मैं हंस रही थी, क्योंकि ये ना हम बिलीफ के ऊपर रहते हैं। मैं भी मानती हूँ, कई बार नहीं मानती हूँ, इसके ऊपर होता है। तो मैं हंस रही थी, बोले कि मैडम आप क्या रिकमेंड करते हैं, कि मुझे तो पंडित जी ने ये बोला है वो बोला है। तो फिर मैंने बोला कि तू मान रहा है? बोले कि हाँ। तो मैंने बोला तो फिर पितृदोष करवा ले, क्योंकि अगर फिर मैं यहाँ से ब्रह्मास्त्र भी चलाऊंगी ना, तो भी उसकी बिलीफ है कि नहीं, वो बैक ऑफ माइंड में वही है माइंडसेट उसका, तो फिर वो नहीं काम करेगा। राइट। एक मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे वहाँ ऑफिस में एक लड़का काम करता था जिसका नाम है सुचित भट्ट। कुंडली में मानता था, उसने कुंडली बनाई, उसमें लिखा था तुम्हें विदेश योग नहीं है। और ऐसा हुआ कि मेरे वहाँ नौकरी में लगा और मेरी साउथ अफ्रीका के प्रोग्राम फाइनल हुआ, तो मैं उसको असिस्टेंट करके लेके गया साथ में। 1.5 महीना हम जोहान्सबर्ग में रहे, और वो कुंडली साथ में लेके आया था, सबको दिखाता था कि देखो ये मेरी कुंडली में लिखा है विदेश योग नहीं है, और मैं आया। ऐसा है। अभी वो स्नेह देसाई की ऑफिस संभालता है, मेरे से फ्री होके फिर वो स्नेह देसाई के पास काम कर रहा है, अभी वो वहीं काम करता है। तो दुनिया का दिखाता है अपनी कुंडली को। दूसरी बात बताता हूँ, मेरी कुंडली में जो लिखा है वो मैंने कुछ नहीं किया, और जो मैं कर रहा हूँ वो मेरी कुंडली में नहीं था कहीं भी। अच्छा, तो मुझे कभी कभी डाउट आता है कि इसमें क्या सही है, कुंडली बनाने वाला गलत है या मैं गलत हूँ, ये पता नहीं। मेरा एक स्टूडेंट है राजेंद्र सिंह जाडेजा, गोंडल में रहता है। तो मेरा माइंड पावर देख के उसको एक नोवेल आइडिया आया। वो एक ज्योतिष के पास गया और बोलते हैं चक्रवर्ती राजा का कुंडली कैसा रहता है, मुझे बना के दे। ऐसा तो उसने बना के दिया, उनको 100-200 रुपया कुछ दिया, और उसके ऊपर अपना नाम लिख दिया कुंडली के ऊपर, और विजन बोर्ड में लगा दिया कि ये मेरी कुंडली है करके। और आज वो रियली गोंडल का चक्रवर्ती राजा का जैसा बिहेव करता है। मोदी साहब ने उसको 100 करोड़ रुपए गोंडल को डेवलप करने को दिया है, और बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर है वो। ऐसा, जबकि मेरी प्रोग्राम में आया था उनके बाद मेरी 6,000 रुपया फीस भरने के लिए नहीं था, उसने अंगूठी गिरवे रख के आया था, 6,000 रुपया उधार लेके आया था, और आज वो चक्रवर्ती राजा का जैसा है। उसने ये आइडिया किया, कुंडली का आइडिया। तो मैं बाद में बहुत लोगों को बताया कि आप ये करो, एक चक्रवर्ती राजा का कुंडली आजकल ChatGPT बना के देख लो, उसके ऊपर अपना नाम लिख दो और लगा दो विजन बोर्ड पर, और देखो क्या रिजल्ट होता है। क्योंकि मैं तो उसमें बहुत बिलीव करता हूँ सबकॉन्शियस माइंड में, और मैंने बहुत एग्जांपल देखे हैं। तो मेरे माइंड में बहुत बार डाउट आता है। आपने मेरा पहला घर देखा है जो मैं बालाजीवनी में रहता था, वहाँ कुछ वास्तु वाले आते बोले सर ये आपका घर में वास्तु दोष बहुत है, आप जो भी कहो, मगर मैं ये घर में ही आबाद हुआ हूँ। अब आप ये बताओ कि मैं कैसे आबाद हुआ हूँ। वो आपके लिए चैलेंज है कि इतना वास्तु दोष के बाद भी मैं पैसा कमाया, नाम कमाया, सब कुछ कमाया मैंने यही घर में। बच्चा आप स्टडी करते यूएस गया, हाँ दुनिया भर गया मैं। मेरा बेटा अमेरिका में प्रोफेसर है, सब कुछ है, यही घर में हुआ है। हमारा बिजनेस वहीं से हमने शुरू किया। हाँ वही शुरू किया, वही बोल रहा हूँ कि मैं आबाद यही घर में हुआ हूँ। अब आप स्टडी करके बताओ कि कौन सा वास्तु ने मुझे फेवर किया, है ना। तो कभी कभी अजीब लगता है। फिर मैं वास्तु वालों को एक और मजाक में बोलता हूँ, क्या बोलते हैं कि टॉयलेट नेगेटिव जगह है, सबके टॉयलेट बंद करवाते हो, और मुझे सबसे अच्छे विचार टॉयलेट नहीं आते। और आप मैं बोलता हूँ, चैलेंज करता हूँ मैं, देखो सुबह में टॉयलेट में, हाँ डेली,
तो अगर वो नेगेटिव जगह है तो सबसे अच्छे विचार वहाँ क्यों आते हैं, बाकी जगह क्यों नहीं आते हैं? बराबर तो मुझे कभी कभी डाउट आता है ये बातों पे, राइट। ऐसा होता है। और अगर किसी व्यक्ति के प्रोग्रेस की निशानी भी वही है कि वो हर बात पे लॉजिकल क्वेश्चन करता है लॉजिकल क्वेश्चन है ना, तभी तो प्रोग्रेस होता है वहां से। वही। और आज की जो हमारी बातचीत थी गर्भ संस्कार, हमने यानी आपसे बहुत सारी बातें समझी, लेकिन हमें लगा जहां पे हमने लॉजिकल क्वेश्चंस किए कि भाई ये ऐसा सही क्यों है है। और ऐसा है तो क्या क्या हो सकता है। लेकिन सच बताऊं तो आज नॉलेज बहुत अच्छा मिला, एक्साइटमेंट भी हुआ और कुछ मैजिकल फीलिंग्स आई हैं कि ये एक ऐसा एक विज्ञान है जिससे आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को अपने तरीके से डिजाइन करके, प्रोग्राम करके, अच्छी क्वालिटीज डाल के और अपने आने वाले समय के लिए दुनिया को एक अच्छा इंसान के रूप में दे सके। ये ऐसा एक अवेयरनेस आ व्यक्ति- जाए ना yes, तो भी हमारी मेहनत सफल हो Yes. जाए। बस अवेयरनेस आ जाए तो ऐसा एक बच्चा वो इस दुनिया को दे सकते हैं और पूरी दुनिया को बदलने के एक छोटा सा एक नंबर हमारा प्रयास सब होगा। छोटा सा प्रयत्न होगा, है ना, राइट। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर Thank you. खुशबू जी Thank you. एंड थैंक यू सो Thank you, मच thank डॉक्टर you. अरिया सर। आप you. दोनों के आज के इस कॉन्वर्सेशन से हम बहुत ही यानी प्रभावित हैं। सो दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। आपके प्यार भरे कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम डॉक्टर अढ़िया की जो नई बुक आई है एजलेस बॉडी, उसके ऊपर एक नया एपिसोड करें, तो इस वीडियो के कमेंट में आप लिखिए एजलेस बॉडी। तो हम डॉक्टर अढ़िया के साथ एक नया एपिसोड लेके आएंगे, ढेर सारी बातें लेके आएंगे, जहां पर हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी उम्र को पॉज लगा सकते हो, रिवर्स रोक कर सकते सकते हो, हैं। रिवर्स कर सकते हो। ये सारी बातें डॉक्टर अढ़िया के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे, नई नई बातें सुनेंगे और वहां से आपके लिए नए जीवन के लिए, अच्छे तंदुरुस्त बॉडी के लिए बहुत सारी टिप्स मिलेगी। सो ये एपिसोड भरपूर लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नए एपिसोड में फिर मिलेंगे। टिल देन डिस्कवर यू विद इन यू।